अगर जीत जाते तो क्या सीएम के दावेदार होते? वोटिंग की आखिरी रात क्या हुआ? देखिए, हम नाम तो नहीं बताएंगे और बड़ा लालच दिया गया था। क्या ऑफर था? खाली चेक, खाली चेक। 100 करोड़ ले लो, 150 करोड़ ले लो। तो ये जिसने आपको ऑफर दिया था, ये दिल्ली से थे या प्रदेश सरकार से थे? हर चुनाव में बीजेपी का ये सगल है। इस बार चुनाव में क्या हुआ? फर्जी वोट हम नहीं बढ़ने देते थे। पेड न्यूज का क्या मामला था पूरा? उनका फोटो, शिवराज सिंह जी का फोटो। विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद कितना अंतर आया है? तो लोग राजनीतिक दुश्मनी निकालते हैं। क्या लग रहा है, आप लौट वापसी होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। बहुत छोटे लोग थे ये, उनको हराने में उनका ही खुद का योगदान है। कहा तो अभी भी जाता है कि चीजें अभी भी बातचीत होती है, सामने वाली पार्टी से बात होती है भी आपकी? कैसे संबंध है आपका? कितनी बार फंड निकल आया, आपको जानकारी होगी? वो एटीएम है। विधायक जी फोन कितना यूज करते हैं? कौन सा हीरो फेवरेट है या हीरोइन? आज से 11 साल के करीब वो एक स्विट्जरलैंड की जो महिला थी उसके साथ गैंग रेप हुआ था। क्या मामला था? थोड़ा आपको ज्यादा जानकारी होगी, पक्ष में है। तो आदर्श हमारे कौन होते थे? साधु संत। आजकल नेता भी आ रहे हैं। नहीं, नेता शुरू से कांग्रेस की सरकारें नहीं, कभी पक्षपात भेदभाव नहीं हुआ। अब बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक आधार पर बहुत पक्षपात होता है। और रोक के चुनाव लड़ना और जीतना है, ये दतिया के लोगों से और हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सीखने की बात है। हम भी जेल के अंदर रह के आए हैं, भेजा गया था हमको। लोकतंत्र में विपक्ष का क्या हथियार होता है? सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ना। अभी आप एक मामला है आपका, अंगूरी बाई नाम की महिला है, 2 साल पहले आपके पे केस किया था। जब आप जीत गए, मिश्रा जी हारे, तो बड़े शायर हो गए थे। शायरनुमा अंदाज में उन्होंने कहा कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं और मैं लौट के फिर आऊंगा, ऐसा वैसा। उसी जवाब को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ कि भगवान करे आप चुनाव हारते रहें और चर्चा में बने रहें। क्या लग रहा है, आप लौट वापसी होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। नमस्कार, आप द कलयुग देख रहे हैं। मैं आपके साथ सूर्य प्रताप सिंह जाट। आपने कभी शतरंज का खेल खेला है? शतरंज का खेल जो है वो आपको राजनीति के साथ साथ जीवन में किस तरीके से संयम बरतना चाहिए वो सब सिखाता है। हर किसी को पता होता है कि कैसे करना है, क्या काम करना है। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि आपको पता है कि किस तरीके से काम करना है, के लिए कहाँ रुकना है, कहाँ संयम रखना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यही चीज आपको जो है शतरंज सिखाता है। एक मूवी का डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ हैं वो हार के जीते तो हैं, लेकिन उनको हम बाजीगर नहीं, उनको हम राजेंद्र भारती जी कहेंगे। स्वागत है आपका राजेंद्र भारती जी। आपका धन्यवाद। आपके साथ चर्चा करने का अवसर आपने दिया है और हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो पहले तो जय माई की, कि हम दतिया आए हैं तो माई के लिए अब जय माई की ना कहें तो क्या? जय माई की, जय इंकलाब। कितनी बार मंदिर जाते हैं? क्योंकि बगल में मंदिर है आपके, तो गली से निकले मंदिर सामने। देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा ये है कि जैसे हम अपने मकान के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन हमको प्रतिदिन। संकट मोचक हैं, तो संकट हरने वाले हैं। संकट हरने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उनके ही दर्शन होते हैं। फिर पीताम्बरा माई की जो आपने चर्चा की है, ये राक्षसों का वध करने वाली देवी है। अच्छा। जो दूसरों के विनाश करने का सोचते हैं, दूसरों का विनाश करते हैं, उनका विनाश माई करती हैं और सबकी रक्षा करती हैं। और माई की पूरी कृपा दतिया जिले की जनता के ऊपर है, पूरे देश के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर भी है, हमारे परिवार के ऊपर भी है। और उसी के अनुरूप माई ने 2023 का चुनाव परिणाम दिया है। लेकिन राज्य में सरकार नहीं हो पाई। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमारी कुछ कमियां रही और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ रही, उनकी मैनेजमेंट उनका रहा, कि जिस वजह से उनकी सरकार बन गई। इस बार किले काफी ढहने को दिखे, कि कई किले ढह गए।
एक लाहौर का डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार के विधायक थे, हार गए। कई ऐसी और आपने भी किला ढा दिया दतिया। ये सब माई की अचूक कृपा है, सब किला माना जाता था माई बीजेपी की का। कृपा है ये, माई ने ये सब जिन लोगों ने माई को सड़क पे अपनी राजनीति के स्वार्थ के लिए सड़क पे निकाला, माई का उन्होंने विनाश किया, उनका अंत किया। माई ने उनका जो धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके खिलाफ यदि आप अपने स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग करेंगे तो फिर निश्चित रूप से दुरुपयोग करने वाले को माई श्राप देगी, सजा देगी। और वो सजा उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली। पूजा कितनी करते हैं आप? हम शुरू से करते रहे। मंदिर जाते हैं? हनुमान जी के बगल में ही है आपका? जाते, बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करते हैं। मौका मिलता है तो माई के 10 पीताम्बर पीठ भी जाते हैं। यहाँ हमारी पूरे दतिया की कुल देवी है काली माँ। अच्छा। वहाँ भी मातन का मंदिर जिनको कहते हैं, वहाँ भी जाते हैं कभी कभी। और घर पे खैरी भी जाते हैं। तो घर पे तो हम रोज पूजा करते हैं। डेली? कितने घंटे की होती है? घंटे की, मिनट की? देखिए, जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो पहले हमको शुरू से हमारा दतिया जिला जो है वो परंपरागत रूप से पहलवानी वाला जिला रहा है, क्षेत्र रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक गामा पहलवान हुआ, बहुत बड़ा, विश्व का, जिसने जेविस्को को कुश्ती में हराया था। जेविस्को को हराया था। तो गामा पहलवान अपने आप में दतिया जिले के थे वो। सही बात। बड़ा गौरव होता है उन पर। तो वो परंपरा दतिया जिले में रही। जो हमारे बुजुर्ग थे उनके बाद उन्होंने पहलवानी की, तो कहीं ना कहीं वो हवा तो चलती है ना, तो वो हवा हम लोगों तक भी उसने असर किया। और हम लोग भी जब जवान थे, पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो हमको भी शौक था कुश्ती लड़ने का। तो नहीं था, लेकिन जिम गए हम। पैरेलल वार किया है। अच्छा। पैरेलल, जो डबल वार, पैरेलल वार, वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में क्या था पहले, तो ये प्रोफेशनल था यहाँ पे उस टाइम पे? प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन हम लोग ये पहले चकिया चलती थी। आपने देखी होगी, आटा देखी है, आटे वाली छोटी, वो छोटी वाली। तो उसको हम लोग जो है लकड़ी के उसमें या सरिये में उसको फंसा लेते थे, और फिर आसपास से दोनों साइड से लगा लिया, दोनों साइड से, और फिर वेट लिफ्टिंग करते थे। अच्छा। बेंच प्रेस करते थे, खड़े होके करते थे। तो बड़ा उसमें कैसे बनाते थे इन चीजों को? बनाने में भी बिल्कुल वो लगता होगा, बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ, तो क्योंकि एक चकिया लेके आया है, कभी कभी घर से चकिया उठा ली, मम्मी देख रही है तो चकिया उठा ली और लोहे के सरिये में उसको डाल दिया, और फिर बेंच पे। तो चकिया कहाँ से आती थी? अलग से लेते थे घर से उठा के? घर में भी थी। तो घर से डांटनी पड़ती थी? नहीं, वो आप फिर वो यूज कर लेती थी। हमारी माँ को पास 2 चकिया थी। एक छोटी वाली थी, एक बड़ी वाली थी, जिससे वो आटा दलिया वलिया पीसती थी। तो वो यूज में आती थी, उनसे बेंच प्रेस होता था। तो बॉडी होगी उस टाइम पर तो अच्छी। डम्बल्स करते थे। डम्बल्स कैसे बनाते थे? वो मुगदर हुआ करते थे। मुगदर होते थे? हमने मुगदर बहुत किया है। अच्छा। हाँ, उस टाइम पर तो अच्छी खासी बॉडी होगी आपकी। हाँ, अच्छी थी यार। 6 पैक वगैरह तो नहीं होते थे पर? नहीं। और उसके बाद फिर जब हम पॉलिटिक्स में आ गए, तो हमारे पिताजी के गुरु योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज 1962 में उन्होंने दीक्षा ली थी सिद्ध गुफा सवाई आगरा से। तो वो हमारे पिताजी को भी शौक था कुश्ती का, क्या पहलवानी का शौक था उनको। हमारे नाना को भी पहलवानी का शौक था। हमारे बड़े भाई जो रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर हैं, उनको भी शौक था। उसके बाद जब हम पॉलिटिक्स में आए तो फिर हमने अपने गुरु जी से दीक्षा ली। वो योग करो। योगा तो अभी चल गया, योगा शब्द नहीं है, सही शब्द है संस्कृत का योग। तो योग को हमने फिर अपने गुरु जी से सीखा। और 1985-86 के बाद, 85 से जब हम MLA पहली बार बने,
तो 85 से आज तक हम निरंतर योग कर रहे हैं, करीब 1-1.25 घंटा हमारा कौन कौन सी आसन हमारी कौन कौन से आसन करते हैं आप? वज्रासन है, बहुत सारी आसन है। नहीं, रूटीन में जैसे 1 घंटे करते हैं आप? 1 घंटे जीवन 1 घंटे। तत्व का होता है हमारे गुरु जी का, जीवन तत्व 9 आसन है। उसके बाद फिर और भी आसन होते हैं, वो हम लगातार कर रहे हैं 1985 से। 1985 से? 85 तो से वो दिख भी रहा है ना आप बिल्कुल अभी भी। आज कितनी तक उम्र हुई आपकी? हमारी लगभग 66 के आसपास। फिट हैं अभी आप? बढ़िया। और 60। वो तो अभी क्या है, जिम वगैरह कर रखी है उस टाइम पे चकियों से तो और। हाँ, हम बहुत किया है। क्योंकि आजकल चीजें नहीं है, क्योंकि जैसे नहीं, जो अब जिम तो है, नहीं, नए लड़के जो है उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं है जितने पुराने लोगों में हुआ करती। उसमें अब थोड़ी सी नए लोगों में नए तरीके से जो बात आ रही है वो एक थोड़ी सी हार्मफुल और नुकसानदायक भी है। कैसी? जैसे जितने जिम बने हुए हैं वो एसी के हैं। एसी अब उनको फ्रेश एयर ऑक्सीजन जो मिलना है वो मिलेगी नहीं। और जब कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, खेलता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, तो सांसें जो है बहुत तेजी से लेना पड़ती हैं, चलती हैं। उस समय फ्रेश ऑक्सीजन मिले तो वो उसको अपने जो फेफड़े हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, उनको ताकत मिलती है। सही बात। अब एसी वाले जितने जिम हैं उनमें एसी में फ्रेश ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो वो, और एक चीज और होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेदर के हिसाब से छोड़ दें, मौसम के हिसाब से आप छोड़ दें, सर्दियों को थोड़ा सा कम मान लें, लेकिन और दूसरे गर्मी है, बरसात है, इस मौसम में जब एक्सरसाइज करने का मतलब होता है कि आपके पास पसीना आना चाहिए। आपको वो जिम में पसीना बार वो आता नहीं है, तो आपके शरीर की जो कमियां हैं, जो बेकार है, वो कैसे निकलेगा, वो दूर कैसे होगा? वो तो पसीने से होता है ना। तो पसीना, अब आप कितने ही जिम करते रहें, कितने ही आप एक्सरसाइज करते रहें जिम के अंदर, एसी जिम के अंदर, तो जब तक आपका पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो तब तक आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? सही बात। तो पसीना निकलना साइकिल है, जो निकलेगा वो चीज है। तो और इसलिए सामान्य लोगों को, यूथ को भी, जहां फ्रेश ऑक्सीजन मिले वहां एक्सरसाइज करना चाहिए, खुले में। खुले में, अखाड़े वगैरह खुले में हो। हाँ, सुबह सुबह सबसे अच्छा सुबह सुबह होता है, क्योंकि सुबह फ्रेश कोई एनवायरनमेंट नहीं होता है, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, तो उससे वातावरण भी शुद्ध रहता है, फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन ठीक रहती है। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से आदमी को ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आपको क्या लगता है कि योग करना चाहिए या एक्सरसाइज करना चाहिए? दोनों एक ही बात है, जिसको जिस तरफ जाना हो। आपने तो दोनों किया है। दोनों किया। तो फिर भी आपको कौन बेहतर लगा, ये कि ये? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। दोनों एक तरह की जो एक्सरसाइज है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। उम्र में डिवाइड करेंगे, उम्र में करेंगे क्या अंतर? जैसे उम्र हो जाए तो योग करो, थोड़े से जवान हो तो एक्सरसाइज करो। वैसे होना तो ये चाहिए, जवानी में थोड़ा सा आदमी को अपना बॉडी का वो भी प्रदर्शन करने का शौक रहता है। थोड़ा सा मसल्स बनाने का शौक रहता है। तो उस टाइम पे कॉलेज जाते होंगे आप, मसल्स वगैरह तो हाँ, टी शर्ट पहनते थे क्या? तो डबल बार वगैरह किया हमने। पैरेलल बार बहुत कठिन होता है वो, तो उस पर झूल के फिर एक्सरसाइज करना। अच्छा। हाँ, कठिन होता है। तो खाने का क्या रहता था उस टाइम पे? अभी तो ये डिब्बे चल गए हैं प्रोटीन वगैरह। नहीं, खाने का तो दूध वगैरह था। हाँ। दूध, चना को हम लोग भिगो लेते थे। हाँ। आज भी चना खाते हैं। चना चल रहा है। चना सबसे डबले में वो रहते हैं। हाँ, बढ़िया, चना सबसे अच्छा होता है। चना, दूध है, दही है, सोयाबीन है, ये सब चीज प्रोटीन की जितनी रहती थी वो लेते थे, वो आज भी लेते हैं। पिताजी भी करते थे आपके? पिताजी भी करते थे। पिताजी भी, आपकी फेस जो है आपके पिताजी से बहुत ज्यादा मिलता है, बिल्कुल डिटो। फोटो देखता हूँ तो लगता है कि पिताजी हमारे और हेल्दी थे। अच्छा। हाँ, उनका लगभग 113 kg वेट था। 113?
फिर वो थोड़ा सा बीच में बीमार पड़ गए थे। हाइट आपकी जितनी होगी? हाइट हमारी जितनी थी और हमसे थोड़ी ज्यादा थी। हमारे भाई जो हैं वो लगभग 6 फुट के हैं और हमारे जो 4th नंबर के भाई जिनकी डेथ हो गई वो 6 फीट से भी ज्यादा थे। हम सब भाइयों की हाइट हेल्थ अच्छी अच्छा जेनेटिक। अच्छे जेनेटिक। पिताजी ने स्वतंत्रता सेनानी भी रहे आपके, काफी लड़ाई वगैरह भी लड़ी, जेल भी गए उस समय। पिताजी से जुड़ी हो क्या कुछ किस्से याद आते हैं? कभी सोचते होंगे बैठ के अकेले में? जब अकेला बैठता है आदमी तो पुरानी चीजें याद आती हैं, और जो काफी करीब रहते हैं लोग उनके बारे में सोचता है और भावुक हो जाते हैं कई बार सोच के। तो क्या कुछ चीजें हैं जो याद आती हैं आज भी? देखिए, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, कवि भी रहे, ज्योतिष शास्त्र का उनको ज्ञान था। अच्छा। हाँ, वाह। इतिहास की बहुत अच्छी उनको जानकारी थी। हाँ। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, इस पर उनका बराबर का कमांड था। तो वो हरफन मौला थे और बहुत अच्छा संगीत जानते थे। वो शास्त्रीय संगीत गाते भी थे। आज भी उनका हारमोनियम हमारे पास रखा हुआ है, जिसको वो जब कभी कोई पब्लिक नहीं आती थी और अकेले रहते थे, खास करके बरसात के मौसम में, बरसात होती थी तो लोग नहीं आते थे, तो हारमोनियम अपना बजाते थे। वो खुद गाते थे। उनको बहुत शौक था और हर होली पर तो उनका फंक्शन होता ही था। काय का? होली का जो फंक्शन होता है, जो गायन, होली गायन होता है, होली का, हाँ, भोला जी के लिए जी। तो वो गायन उनका, इस्माइल खां थे, बहुत अच्छे गायक थे, क्लासिकल नहीं, वहाँ के थे, पहुंच के। अच्छा। तो इस्माइल खां के साथ उनकी महफिल जरूरत रहती थी यही दतिया में रहती थी। अच्छा शौक था गायन का। धुन्नू उस्ताद अच्छे, बहुत अच्छे तबला वादक रहे। सीताराम जी भट्ट बहुत अच्छे संगीतकार थे। तो बहुत अच्छी संगीत महफिल हमारे पिताजी। कवियों के साथ तो उन्होंने कविताएं भी लिखी। इतिहास का बहुत अच्छी जानकारी थी। किताबें वगैरह भी लिखी हैं? हाँ, कुछ उन्होंने लिखी है, कविताएं भी लिखी, किताबें भी लिखी। तो बहुत हरफन मौला थे वो। हम लोग उतने नहीं है, उनकी योग्यता को हम लोग छू भी नहीं सकते। इतने योग्य थे वो। तो और 5 बार यहाँ से विधायक रहे। पहले विधायक दतिया से 1952 में, जब से देश में चुनाव शुरू हुआ तब से वो विधायक रहे और 1985 तक रहे। उनकी डेथ के बाद फिर हमको टिकट मिला और फिर हम 1985 में, जब हमारी उम्र केवल 26 साल थी। अच्छा जी। तो सबसे कम उम्र के विधायक थे क्या? उस समय हम लोग 3-4 लोग ऐसे थे जो कम उम्र के थे। मुकेश नायक जी, लक्ष्मी साधो, हम, 1-2 लोग और थे जो 26 साल में आप विधायक बन गए। 26 साल में 1985 में एमएलए बन गए थे। अच्छा। राजनीति पिताजी से सीखी? हाँ, पिताजी के साथ रहे हैं। पिताजी ने हमको, पिताजी भी वकील थे, वकालत करते थे वो, और उन्होंने हमको भी कहा कि LLB करो। तो मैंने फिर सागर यूनिवर्सिटी से, दतिया कॉलेज से मैंने BA किया, ग्रेजुएशन किया। हाँ। और सागर यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया। तो आप वहीं रहे सागर यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में हम रहते थे। अच्छा जी। तो उसमें तो बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां निकली हुई और तो वहां से हमने LLB किया। उसके बाद जब हम यहाँ आए, हाँ, तो देखिए उस समय सौहार्दपूर्ण वातावरण, हम आपको बताते हैं। हाँ। आप जो कह रहे थे कि कोई इस तरह की बात आप बताइए। सौहार्दपूर्ण राजनीतिक वातावरण इतना अच्छा था कि यहाँ युगल किशोर लुटोरिया जी बहुत अच्छे वकील और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे वो। तो जब हम LLB करके आए और सनद हमको मिल गई मध्य प्रदेश बार काउंसिल से, तो हमने अपने पिताजी से पूछा कि हम कौन सा चैम्बर ज्वाइन करें। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम युगल किशोर लिटोरिया का चैम्बर ज्वाइन करो। तो आदरणीय लिटोरिया जी के चैम्बर में
हम करीब 2 साल 3 साल वहाँ उनके साथ सानिध्य में रहे और उनसे हमने वकालत सीखी। केस लड़े आप? हाँ, केस भी उनके साथ लड़ते थे। उनके जूनियर थे तो उनके साथ उनका बस्ता उठा के चलते थे। अच्छा। तो हमने वो अपने पिताजी से इस बात को कहा भी कि आप कांग्रेस से विधायक हैं, वो बीजेपी से, और वो बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो आप उनको क्यों भेज रहे हैं हमारे पास, हमें उनके पास क्यों भेज रहे हैं? तो बोले वो योग्य बहुत हैं, तो तुम इसमें मत जाओ कि वो बीजेपी के हैं, उनकी योग्यता को देखो। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे वकील के पास वकालत के गुर सीखने के लिए मुझे भेजा। और वो जब उनके पास गए, उनका क्या व्यवहार था? उनका बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे हमको जो एक होना चाहिए जो गुरु होता है, उस गुरुत्व का उन्होंने पूरा दायित्व निभाया। और जो प्रैक्टिस की जो सही शिक्षा होती है वो उन्होंने मुझे पारंगत किया उसमें। अच्छा, जब वहाँ हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में रहे, हॉस्टल के कुछ किस्से याद होंगे, क्योंकि हॉस्टल में रहना तो अपने आप में बड़ा होता है कि अगर हॉस्टल में रहें तो दोस्तों के बीच में कई किस्से हो जाते हैं। जैसे कई लोग वहां रहे हैं तो उसके कई किस्से फेमस हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ बताइए। हाँ, हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो वहीं खाना वहीं बनाते थे। आपको ही बनाना पड़ता था? हाँ, एक लड़का और था, लल्लन सिंह। अच्छा, बिहार का था। तो एक रूम में कितने लोग रहते थे? हम लोग 2 लोग रहते थे। एक रूम में 2 लोग रहते थे? हाँ, लल्लन सिंह थे, बिहार के रहने वाले थे वो। हाँ। उनके पिताजी दतिया में पुलिस में थे। अच्छा। बग्गी खाना जो यहाँ है वहाँ पुलिस क्वार्टर में वो रहते थे। हाँ। और वो हमारे साथ उन्होंने बीए किया, वो भी हमारे साथ, हम लोग साथ में गए थे। तो जो हॉस्टल के जो मजे होते हैं, पढ़ाई भी, शैतानी भी, जवानी भी, उसका सबका लुत्फ हम लोगों ने लिया। अच्छा। हाँ। तो आजकल तो बहुत चल गया है, बियर वगैरह चल रही है, उस टाइम पे चलती थी क्या चीजें? ये सब चीज आपने कोई नहीं, अभी तक नहीं किया? नहीं, हमने आप सोचिएगा, पॉलिटिक्स में हमको बहुत हमारे गुरु चंद्रमोहन जी महाराज जी का प्रभाव हमारे ऊपर रहा, हमारे पिताजी का रहा, और सभी लोगों का इस तरह का प्रभाव रहा। माँ का प्रभाव रहा, हमारी माँ का प्रभाव रहा कि राजनीति हमने शुरू की जब हम दतिया कॉलेज में थे। तो सबसे पहले हम 78 में सबसे पहले डायरेक्ट चुनाव हुए कॉलेज की यूनियन के। तो उससे पहले जो छात्र संघ के चुनाव होते थे वो इनडायरेक्ट होते थे। अच्छा। रिप्रेजेंटेटिव के जो सीआर होते थे उनके द्वारा चुनाव होते थे। लेकिन 1978 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो सीधा चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ, जिसमें सीधा वोट पब्लिक देते, जो स्टूडेंट्स थे हाँ वो देते थे। उस समय मैं चुनाव लड़ा था 1978 में। सागर से? नहीं, दतिया से वो बीए किया था तो। बीए जब किया था तो मैं महासचिव का चुनाव लड़ा था, और शंकर सिंह यादव जो पकौड़िया महादेव पर रहते हैं वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। तो हम लोग, वो भी जीते थे चुनाव और मैं भी जीता था। तो अब आप सोचिए कि उस स्टूडेंट्स लाइफ से पॉलिटिक्स में हैं हम, और आज तक मैंने बीड़ी, सिगरेट, वाइन, तम्बाकू, गुटखा, ये कुछ नहीं लिया। नॉनवेज और चाय भी नहीं लेते थे। चाय भी नहीं पीते आप? नहीं। अब पीते हैं? अब कभी कभार। अच्छा, कॉफी? कभी कभार, रूटीन में नहीं। अच्छा, दूध वगैरह चलता है? दूध वगैरह चलता है, लेकिन अब थोड़ा सा दूध भी अभी बंद कर दिया। रूटीन क्या है आपका डेली पूरा, सुबह से लेकर शाम का? सुबह से लेकर विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद कितना अंतर आया है? रूटीन हमारा वही है। अच्छा। जो विधायक बनने से पहले था, पहले एक्सरसाइज करते थे हम, डंबल्स वगैरह, वेट लिफ्टिंग, मुगदर, ये सब करते थे विधायक बनने से पहले। विधायक बनने से पहले स्टूडेंट्स लाइफ में। मैं अभी 2023 का आप चुनाव जीते हैं, उससे पहले जो बीच में आपका गैप रहा उसकी बात करता हूँ।
स्टूडेंट्स लाइफ के बाद वो एक्सरसाइज हम उस समय करते थे, और उसके बाद 1985 से हमारा रूटीन, देखिए पहले एक्सरसाइज का रूटीन हमारा वही है। अच्छा। जो हम 15-16 साल के थे, 17 साल के थे, 18 साल के मान लीजिए आप, ग्रेजुएशन करने के लिए लग गए, तो उस समय से जो हमारा रूटीन है एक्सरसाइज करने का सुबह सुबह, वो आज भी है। अब वो बस चेंज हो गया योग की तरफ। अब पहले वेट लिफ्टिंग का था, डबल बार का था, मुगदर का था, डम्बल्स का था। 1985 से हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, तो उसके बाद हमारा चेंज हुआ और हमने योगा की तरफ फिर, क्योंकि समय नहीं मिलता था, जिम में करने के लिए भी नहीं जा पाते थे हम, तो इसके बाद फिर हमने चेंज किया और योगा की तरफ फिर हम आए। हमारे गुरुजी हैं चंद्रमोहन जी महाराज जी, उनकी हमने दीक्षा ली और योगा फिर हमने शुरू किया। तो वो हमारा शुरू से सुबह सुबह से वो जो रूटीन था वो आज भी हमारा है। एमएलए बनने के बाद भी हमारा रूटीन है। हम बगैर योगा के रह ही नहीं सकते, आप ये मान लीजिए। कहीं हम सफर में भी होंगे, कहीं हम जाएंगे भी, 2 बजे पहुंचेंगे, दोपहर में भी 2 बजे हम योगा करेंगे। अच्छा जी, 4 बजे कहीं पहुंचेंगे तो 4 बजे योगा करेंगे। ट्रेन में मौका मिल गया तो ट्रेन में योगा, हाँ, जितना बन सकता है, हाँ, जो पॉसिबल है, सही बात, वो कर लेंगे। और उसके बाद हमारा फिर उससे जो एनर्जी मिलती है वो अद्भुत है और आश्चर्यजनक है। क्या महसूस करते हैं, बताएं थोड़ा दर्शकों को। अद्भुत और आश्चर्यजनक, विधानसभा के और प्रदेश की जनता सीखे कि भाई वो अद्भुत और आश्चर्यजनक है। हाँ। उससे जो एनर्जी मिलती है, जो मानसिक रूप से जो ताकत मिलती है, शारीरिक रूप से जो हिम्मत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, वो विल पावर जो बढ़ता है। हाँ। देखिए, पूजा आदमी जो करता है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, केवल हमारी धार्मिक मान्यता है, परंपराएं हैं, जिनको हम मानते चले आ रहे हैं परंपरागत रूप से। सही बात। बहुत फोर फादर्स के टाइम से सारे लोग मानते आ रहे हैं। एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जिनका अनुपालन करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनका और ज्यादा कर्तव्य होता है। पूजा से भगवान खुश होता हो या नहीं होता हो ये पता नहीं है, लेकिन पूजा करने से एक तो आत्मिक शांति बहुत मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, विल पावर। और विल पावर जिसका स्ट्रांग होगा, और खास करके जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना ही चाहिए। और विल पावर स्ट्रांग रखने के साथ साथ सहन शक्ति बहुत होना चाहिए। हमारे पिताजी में अद्भुत सहन शक्ति थी। उनका ये रहता था कि जब वो चुनाव हो गया, नहीं भी हुआ, तो लोग कभी कोई व्यक्ति किसी कारण से नाराज हो गया, किसी भी कारण से, मान लीजिए आप, उसका कोई काम नहीं हुआ या कोई और वजह हो गई, तो वो हमारे पिताजी को गालियां देने लगते थे। अच्छा जी। राजनीति में तो होता ही रहता है। जो हमारे पिताजी के साथ जो चलते थे, वो कहते थे कि देखो साहब, वो आपको गालियां दे रहा है, आपके मुंह पे दे रहा है, बाजार में दे रहा है, बाजार में बैठे तो वहां दे रहा है। तो हमारे पिताजी कहते थे कि ये बताओ, उसने हमको वोट दिया, चुनाव में काम किया, उसका हक बनता है हम नाराजगी दिखाने का, लड़ने का। और गालियां यदि वो दे रहा है तो दे ही तो रहा है, ले क्या रहा है हमसे? सही बात, ले क्या रहा है? तो भी दे ही तो रहा है, वो गाली भी तो दे ही रहा है। एक उनका बहुत अच्छा राजनीतिक उदाहरण हम आपको देते हैं। दतिया उद्भव और विकास, एक पुस्तक भी निकाली हम लोगों ने बाद में, उसमें है दतिया उद्भव और विकास। अच्छा, उसमें आप पढ़ना। हितकिशोर पस्तूर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हुए हैं, पत्रकार, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे। और एक और न्यूज़पेपर निकलता था मध्य प्रदेश का, हितवाद करके, शायद कोई और था, क्रॉनिकल, एमपी क्रॉनिकल, उसमें वो उन्होंने थे। उनके साथ का किस्सा उन्होंने खुद लिखा है उसमें।
बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। क्या किस्सा है? तो राजनीतिक कितना स्वस्थ वातावरण था उसका उदाहरण है वो। उन्होंने लिखा है अपने स्वयं, उन्होंने कहा कि एक बार पहले मीटिंग जो होती थी वो कव्वाली स्टाइल में होती थी, जवाबी कव्वाली चल रही है और जवाबी जवाबी जैसे जवाबी कव्वाली होती ना, हाँ हाँ इस तरह से जवाबी मीटिंग होती थी। मतलब जैसे हमारे पिताजी गोविंदगंज है यहाँ, हाँ उन्होंने लिखा कि गोविंदगंज में मीटिंग हो रही थी, आमने सामने मंच लगा था। हाँ हमारे पिताजी का मंच लगा था और हितकिशोर पस्तूर जी, वो हमारे पिताजी के राजनीतिक विरोधी थे, अच्छा तो उनका मंच लगा था। तो हमारे पिताजी कुछ कहते थे, वो यहाँ से जवाब देते थे। और वो भी कव्वाली में? नहीं नहीं, नहीं क्या नॉर्मल में? जो सामान्य भाषा होती हाँ। है, सामान्य जो भाषा होती है वही। नॉर्मल में सामने बैठ के आराम से बात कर रहे हैं एक दूसरे नहीं नहीं, बात नहीं, माइक से जवाब भाषण अच्छा। होते थे। भाषण जो होते हैं, स्पीच जो होती है वो। हाँ। तो उन्होंने लिखा कि हम उनको जवाब देते थे और हमने श्याम जी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। और बोले जब मीटिंग हमारी समाप्त हो गई तो गोविंदगंज में ही उनका मकान है, तो वो अपने घर चले गए, मीटिंग खत्म हो गई। ठीक है। कुछ देर बाद उन्होंने लिखा कि कुछ देर बाद साइकिल खटखटाने की आवाज आई, तो मैंने पूछा कौन, तो बाहर से आवाज आई कि श्याम। तो बोले फिर उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोला और उसके बाद वो अंदर आए। बोले हमारे रात हो जाती थी तो खाना हमारा थाली रख के टेबल पर रख जाती थी, तो हम घर आके केवल खाना थाली उठाई थी और खाना खाना शुरू कर रहे थे और श्याम जी आ गए। तो वो बोले कि काय साहब अकेले अकेले खाना खाओ का, हमें नहीं खवाओ। तो बोले फिर हम दोनों ने एक साथ एक थाली में खाना खाया। तो उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति को हम मन से गाली दे रहे थे वो व्यक्ति हमारे घर आता है और हमारे साथ एक थाली में खाना खाता है, उस विषय में कोई बात नहीं करता। कोई बात। अब आप सोचिए राजनीति का कितना अच्छा स्वस्थ वातावरण था। सही बात। इसकी पराकाष्ठा इससे बड़ी कुछ हो सकती क्या। उन्होंने उसमें लिखा कि एक बार जब हम राजगढ़ कहलाता था, राजगढ़ मतलब पुरानी कलेक्ट्रेट, ये जो ऊपर जो म्यूजियम हो गया था बीच में। अच्छा। यहाँ जो टेलीफोन एक्सचेंज है, इससे जाएंगे ना आप इस साइड इधर। हाँ, ठीक है। ऊपर पुराना राजगढ़। ठीक है। तो यहाँ कलेक्ट्रेट और कोर्ट यही था पहले अपना। अच्छा। तो वो आ रहे थे, हमारे पिताजी जा रहे थे। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आज तो खाने के लिए गेहूं भी नहीं है। तो हमारे पिताजी बोले यार हमारे यहाँ भी नहीं है आज तो। तो बोले ये काम करो कि लक्ष्मी नारायण जी माते की यहाँ गले की दुकान थी। अच्छा। लक्ष्मी नारायण माते भी अपने यहाँ सिवड़ा से विधायक रहे हुए 1952 में। अच्छा जी। जो इनके परिवार के ही हैं, जो आजकल विभा पटेल। कहाँ रहते हैं? विभा पटेल जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके परिवार की हैं, उनके परिवार से है वो। उनके छोटे भाई लक्ष्मी नारायण माते केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, फिर वो ग्वालियर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए थे। उनके फादर अच्छा विभा पटेल जी के दिगवा के रहने वाले थे वो। दिगवा के रहने वाले? हाँ। तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम एक काम करो, ये चिट्ठी ले जाओ और आधा 1 क्विंटल में से 50 किलो तुम लेना, 50 क्विंटल हमारे, 50 किलो हमारे। 50 किलो। तो इस तरह का संबंध है लोगों से। आप सोचिएगा कि कितनी बड़ी बात थी। आप कितना वातावरण बदल गया है। तो लोग राजनीतिक दुश्मनी निकालते हैं। हमने वो समय भी देखा जब हम 1985 में एमएलए बने। हमारे गुरु योगल किशोर लटोरिया जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, तो वो उनको विधायकों का घेराव करना था बीजेपी को।
तो वो बोले कि राजेंद्र हम तुम्हारा घेराव करने आ रहे हैं। आपको बता रहा है। हाँ। तो हमने कहा आइए। तो बोले कहाँ मिलोगे तुम? हमने कहा जहाँ आप कहें वहां जाएंगे। तो उनकी पार्टी का फिर वो आए। प्रोग्राम था। हाँ। तो वो पूरे दलबल के साथ आए हाँ। और उन्होंने घेराव किया। हम पहुंच गए उसमें। हाँ। उन्होंने जो हमसे कहना सुनना था, ज्ञापन जो देना था, जो उन्होंने बात हमसे की, वो बात हमने सुनी और ज्ञापन लिया और आगे कार्रवाई की उस पर। कहा तो अभी भी जाता है कि चीजें अभी भी बातचीत होती है, सामने वाली पार्टी से बात होती है भी आपकी, कैसे संबंध है आपस में? देखिए हमारे बीजेपी यहाँ के जो जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, हमारे सबसे पारिवारिक संबंध है। मिश्रा जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमारे पारिवारिक जितने भी यहाँ लोग हैं और किसी भी दल में हो, क्योंकि हमारे पिताजी तो जैसा हमने बताया सार्वजनिक जीवन में फ्रीडम मतलब देश की आजादी से ही पहले से आ गए थे। तो सार्वजनिक जीवन में होना सबसे संबंध निश्चित रूप से मिश्रा जी से हमारे 98 में तो अच्छे संबंध थे, जब हम दोनों, वो डबरा से विधायक थे और मैं दतिया से एमएलए था। वो बीजेपी से विधायक थे, हम समाजवादी पार्टी से विधायक थे। तो उस समय तक हमारे अच्छे संबंध रहे। 2008 में भी जब वो यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने आए, तो हमारे सामान्य संबंध थे उनसे, खराब संबंध नहीं थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुनाव यहाँ लड़ा, क्योंकि वो यहाँ के थे नहीं, तो उन्होंने तो खरीद फरोख्त, चुनाव में गड़बड़ी करना, पावर का इस्तेमाल करना, पैसे का इस्तेमाल करना, तो उन्होंने गलत काम किए बहुत ज्यादा। जब उन्होंने गलत काम किए, आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया, शराब, साड़ी, पैसा, तोड़ियां, ये सब बांटी, तो बट नेचुरल है कि भाई जब आप गलत काम कर रहे हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, घनश्याम सिंह जी भी उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, यहीं से लड़े थे, और अवधेश नायक भी उमा भारती की पार्टी से चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो दतिया के हम 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे और चौथे बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे थे। तो हम लोग तीनों मिलके चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि ये पावर का और पैसे का मिसयूज कर रहे थे। तो कंप्लेंट हम लोगों ने निर्वाचन आयोग में हम कंप्लेंट तैयार करते थे और ये 2 लोग भी उसमें दस्तखत करते थे उस शिकायत में। पेड न्यूज का मामला था? नहीं, वो तो फिर बाद में बना, क्योंकि भाई अब आप गलत काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से आप गलत काम करके चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं, हम लोग गलत काम रोक के चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। आपस में बात नहीं की उस टाइम पे कि ये कैसे कर रहे हैं अभी चीजें? उस समय बात होती भी थी, हम लोग करते भी थे आपस में, लेकिन उनको तो चुनाव लड़ना था, जीतना था, मंत्री बनना था। तो उन्होंने गलत प्रैक्टिस यहाँ की, करेक्ट प्रैक्टिस उन्होंने की, और उनके ऊपर उस समय 7-8 केस, साड़ी का बांटने का केस बना, शराब बांटने का केस बना, पैसा बांटने का केस बना, 7-8 केस उनके ऊपर उस समय हम लोगों ने शिकायत की चुनाव आयोग को, तो एफआईआर लॉन्च हुई थी। कैलेंडर्स, धार्मिक उसका दुरुपयोग करना, धर्म का, तो इस तरह का उन्होंने जो किया उसकी शिकायत में बट्टे चुनाव है। भाई जब चुनाव लड़ रहे हैं तो करेंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो शिकायत करेंगे। सही बात। तो उनके ऊपर मामले बने और उस पर फिर हमने इलेक्शन पिटीशन भी उनके खिलाफ लगाई थी, क्योंकि उन्होंने उस तरह की गड़बड़ियां की थी, और पेड न्यूज की शिकायत भी चुनाव आयोग में की थी। पेड न्यूज का क्या मामला था पूरा? पेड न्यूज का ये था कि उन्होंने प्रेस को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को, उन्होंने पैसे के दम पर, पैसे से उसको खरीदा और अपने पक्ष में वो न्यूज छपाते थे। ये आपने साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किए? जो न्यूज़पेपर में निकला वो सब हमने इकट्ठे किया। और उसको पैसे देकर कराया, ये कैसे? ये किसी के फेवर में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अपनी मीडिया से को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है,
उसकी गाइडलाइन है, हम्म। चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं हाँ, उसमें करेंगे। पेड ऐसे नहीं करा सकते। तो जो उन्होंने एक सी न्यूज अपने पक्ष में निकलवाई, चुनाव के दिन जिस दिन वोटिंग थी अपने पक्ष में उन्होंने विज्ञप्ति जारी की, वो आपकी अपील जारी की, फोटो उनका फोटो, शिवराज सिंह जी का फोटो, चुनाव चिन्ह, ये सारी चीज उसमें थी। तो उन्होंने इसका कहीं हिसाब किताब भी नहीं दिया। तो इसकी कंप्लेंट हमने भारत निर्वाचन आयोग को की थी जनवरी 2009 में, 9 जनवरी 2009 9 जनवरी 2009 को 9 को हमने कंप्लेंट की। फिर वो कंप्लेंट ठंडे बस्ते में भी चली गई, फिर हाई कोर्ट में केस लगाया, तब फिर वो फाइल फिर से वापस आई और 2009 से लेके 2017 तक चुनाव आयोग ने उसमें सुनवाई की। 9 साल वो केस, 8 साल केस चला वो, 8 साल केस चला, उसमें हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, उनका पक्ष भी रखा गया, हमने अपना पक्ष भी रखा। उसके बाद 23 जून 2017 को चुनाव आयोग ने फैसला दिया और इनको जो आरपीआई एक्ट है उसकी धारा 10A में इनको डिस्क्वालीफाइड अयोग्य घोषित किया। मतलब आज की तारीख में भले ये डबल बेंच से इनके पक्ष में फैसला हुआ हो, लेकिन इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जो चुनाव आयोग से अयोग्य घोषित हैं। अच्छा जी। इसके बाद आपने जो शिकायत की उसके बाद कई विवाद की स्थिति बनी होगी, उस बात हुई होगी आपसे? देखिए, उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी रख ली। हम लोग उस समय जब चुनाव लड़े थे तो तीनों लोग बैठे, घनश्याम सिंह जी भी, अवधेश नायक भी, तो तीनों बैठे तो इन दोनों ने हमसे कहा कि तुम कार्रवाई करो इस पे। आप ही क्यों? अब जो भी सोच के कहा हो आपने मान लिया? तो हमने मान लिया। हाँ। बलि का बकरा हमने बनना स्वीकार कर लिया। हाँ। और फिर वो लड़ाई लड़ते गए। और लेकिन देखिए, वो लड़ाई हमारी राजनीतिक लड़ाई थी। आपने चुनाव में गलत रास्ते का इस्तेमाल किया, गलत रूप से आप चुनाव लड़े, जीते, तो बट नेचुरल है, हम चुनाव लड़े हैं, आप घनश्याम सिंह जी लड़े, आप देश नायक लड़े, शिकायत करेंगे। सही बात। फिर इसमें बुराई मानने की क्या बात है। फिर उन्होंने 2009-10 से और किसी का तो नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारा फिर नुकसान व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नुकसान करना शुरू कर दिया। आप जब सत्ता में नहीं थे, यहाँ से विधायक नहीं थे, मिश्रा जी विधायक थे, काफी आपकी जमीन वगैरह भी हथियाई, ऐसी लोग बताते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह भी थे आपके बंद करा दिए, क्या क्या चीजें हुई, काफी कुछ आपके साथ किया उन्होंने। 2008 के बाद वो निरंतर रूप से प्रयास हम पर दबाव बनाते रहे। किस चीज का दबाव? केस वापस लेने का। तो लालच भी दिया। किस चीज का लालच था? पैसे? हाँ, लालच तो किस बात ऑफर किया था आपको? जितनी मर्जी हो, पैसे की ना वहां कमी है। अच्छा, कमी है वहां पैसे की, खाली चेक जितनी मर्जी हो, खाली चेक, दस्तखत, दबाव भी बनाया, केस भी लगाए। फिर उन्होंने हमको व्यक्तिगत रूप से आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और सबसे पहले उन्होंने हमारे भाई पेट्रोल पंप का काम देखते थे, 2 स्टोन क्रैशर थे, हमारे भतीजे की दाल मिल थी, मूंगफली मिल थी, हमारा जो सागर में बड़े भाई, छोटा भाई रहता था, वो बोरिंग का काम भी करते थे, छोटा भाई भी करता था, वो भी करते थे। बिजनेस मतलब जितने थे सब, फिर उनने उन पे अटैक करके वो सब बंद करवा दिए। अच्छा, सब बंद करवा दिए टोटल। आज की तारीख में, तब से लेके आज की तारीख में सब बंद है, कोई बिजनेस हमारा नहीं। हमारे मदर के नाम से, हमारे परिवार के नाम से, हम लोगों के नाम से 120 बीघा लगभग जमीन
है जो उन्होंने तहसीलदार से गैर कानूनी तरीके से उसको सरकारी घोषित करा दिया। 120 बीघा जमीन। 120 बीघा कहाँ है जमीन? दत्तीय गिरद में। तो लगभग इस तरह से उन्होंने हमारे परिवार का लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हमारा, और आज भी हम लोग नुकसान में ही है, कोई काम धंधा नहीं है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने किया, जितने हमारे साथी थे, जितने हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे, उनका भी नुकसान किया उन्होंने। करीब 300-400 हमारे नेता, साथी, कार्यकर्ता, उनके खिलाफ फर्जी केस लगाए, उनको जेल भेजा, आर्थिक रूप से नुकसान किया, ठेकेदारी बंद की, जो भी काम मतलब करते थे जीविकोपार्जन के लिए, उन्होंने लगभग सबके बंद कर दिए। पहले हमारे बंद किए, उसके बाद फिर सबके बंद कर दिए, और सब पर झूठे केस लगाए। हमारे परिवार के लोगों पर, फीमेल मेंबर पर, बड़े भाई पर, भतीजे पर, छोटे भाई पर, सब पर केस लगाए, हम पर, सब पर केस लगाए, हमारे साथियों के ऊपर लगाए, कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए, नेताओं के ऊपर लगाए। 300-400 हमने बताया ना, सारे लोगों के ऊपर उन्होंने केस लगाए। लेकिन सबकी प्रशंसा करना पड़ेगी कि एक भी हमारा साथी, कार्यकर्ता, नेता ना झुका, ना बिका, ना टूटा, और पूरी मुस्तैदी के साथ वो खड़ा रहा, और 2023 में उसने उसका रिजल्ट दिया। आप विधायक थे नहीं, सत्ता में नहीं थे जी। विधायक सैलरी भी रहती है, वो नहीं आती होगी, इतना प्रेशर डाला जा रहा था, तो आपके जो कारोबार थे वो भी बंद करा दिए। कैसी क्या चीजें चल रही थी फिर? काफी दिक्कतें आई होंगी। बहुत ज्यादा दिक्कत। एक तो देखिए, चुनाव लड़ना फिर हारना, उसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्च होना, चुनाव में केस में बहुत खर्च होना। तो हम लोग एक दूसरे के सहयोग से मीट आउट करके किसी न किसी तरह से, बड़े भाई हमारा सहयोग करते रहे, और लोग हमारे छोटे भाई सहयोग करते रहे। तो वो सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे परिवार के सदस्य और हमारे साथी ये हमारी हौसला अफजाई करते रहे, मतलब हमारे साथ खड़े रहे इस संघर्ष में। कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं छोड़ो यार? किसी नहीं कहा, हमारे बच्चों ने नहीं कहा, हमारी पत्नी ने नहीं कहा, बड़े भाई ने नहीं कहा, बल्कि सब ये कहते थे कि लड़ो। बड़े भाई तक जेल गए वो वो जेल निकल के कहते थे तुम लड़ते रहो। और सब तरफ से कोशिश हुई खरीदने की, एक साथी की यही कोशिश हुई, टूट जाए, बिक जाए, झुक जाए, कैसे तो कुछ तो हो जाए। लेकिन हमारे दतिया के जावां साथियों और जनता भी चाहती थी, जनता ने भी जो मजा होता है वो मजा इनका चख लिया था, और उससे जनता भी परेशान हो गई थी पूरी तरह से। जिस तरह की राजनीति इन्होंने की, और जिस तरह की इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो बहुत नीचे स्तर तक हैं। बहुत, उसका कोई एक लेवल नहीं है, जो लेवल होना चाहिए राजनीति में वो लेवल नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भी उनका कोई लेवल नहीं है किसी भी तरह का। 18 का चुनाव जब हुआ था विधानसभा का, 18 के चुनाव में भी ऐसा सुनने में आया कि जीत हासिल हो गई थी, एंड टाइम पे जो है वोट बढ़वा दी या पेटी गायब कराती, क्या हुआ था? देखिए, वो तो ये हर चुनाव में करते हैं, हर चुनाव में बीजेपी का ये सगल है, और इनका विशेष करके है, तो उतने ही हम सावधान रहते हैं। ये वोट बढ़वाते हैं, हम कटवाते रहे। अच्छा, एक बार चुनाव में क्या हुआ? फर्जी वोट हम नहीं बढ़ने देते थे, ईवीएम मशीन पर पूरी नजर रखते थे। हमारे एक साथी बड़ा होशियार है, हमारे सारे साथी होशियार हैं, जितने हमारे साथी हैं वो एक एक चीज को जानते हैं। हम लोग झेल कर परफेक्ट हो गए, परफेक्ट है एकदम। चुनाव कैसे लड़ना है, लड़वाना है, कानूनी रूप से चुनाव आयोग के जो नियम निर्देश हैं, कानूनी रूप से भी हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, और कहाँ गड़बड़ी हो सकती है उसको रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। कलेक्टर पे दबाव होता था?
कलेक्टर पे वो अपने पक्ष में रखते थे कि सारी गड़बड़ियां करो, सारे अधिकारी कर्मचारियों पे रहता था कि हमारे पक्ष में सारी गड़बड़ियां करो, और हम लोग चुनाव आयोग पे दबाव रहते थे कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए, दबाव डालते थे। तो हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव आयोग का उपयोग करते हैं, तो ये गड़बड़ी कर नहीं पाते जितनी चाहते हैं, और उसका रिजल्ट 2023 में ही मिला। 2023 में भी काफी गड़बड़ का मामला सुनने में आया। निश्चित रूप से हम आपकी बात से सहमत हैं। ये हार जीत का मार्जिन कम से कम 40,000 का होता है। अच्छा। कम से कम, जो इनकी गड़बड़ियों से और शासन प्रशासन के दबाव से, पैसे से, शराब से 8-10 हजार के अंदर आ गया। लाडली बहना भी शामिल उसमें, मान लीजिए आप। अच्छा। इन सबसे वो 40,000 के मार्जिन घटते घटते 10,000 से नीचे। वोटिंग की आखिरी रात क्या हुआ? जो कुछ उनको करना था सब किया। बेटे जी आए थे उनके, बेटा। हाँ, जो कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी, क्या कुछ हुआ? जो उन्होंने सब किया, जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, और जनता जो कर सकती थी वो जनता ने किया। मारपीट वगैरह हुई थी? हाँ, बाद में कुछ हद तक हुई है कोशिश। यहाँ मंडी कमेटी में जो पोलिंग हो रही थी लास्ट मोमेंट में, उसमें बूथ कैप्चरिंग की प्लानिंग उनकी हर जगह थी, लेकिन हमारे साथियों ने, जनता ने बूथ कैप्चरिंग नहीं होने दी। जम के खड़े रहे। चुनाव लड़ना और सीखना है तो हमारे दतिया जिले की जनता से, कार्यकर्ताओं से और चुनाव लड़ने वालों से सीखना चाहिए कि चुनाव में किस तरह से, मतलब इतना पावरफुल, शातिर, बदमाश राजनीति का खिलाड़ी, उसको कैसे रोकना है, कानून का किस तरह से दुरुपयोग करना है, प्रशासनिक मशीनरी का किस तरह से दुरुपयोग होता है चुनाव में, इस सबको कैसे रोकना है और रोक के चुनाव लड़ना और जीतना है, ये दतिया के लोगों से और हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सीखने की बात है। 15 साल लगातार सड़क पर रह के लड़ना, सारा नुकसान उठाने के बाद, सोचिए आप कल्पना कर सकते हैं, आपको, और मध्य प्रदेश में आप सारे लोगों से मिलते होंगे, आप छांट के बताइएगा कि और कहीं इस तरह के उदाहरण आपको मिलते हो? नहीं, काफी मुश्किल होगा। काफी नहीं, लोग करेंगे नहीं, इतना संघर्ष नहीं करेंगे, बैक हो जाएंगे, तब जाएंगे, झुक जाएंगे, पैसा ले लेंगे। यहाँ दतिया के लोगों ने, दतिया के जो नेता थे, उन्होंने ऐसा किया, कंप्रोमाइज किया, पैसा लिया, सब हुआ। अगर पैसा ले लेते तो आज उससे पहले बीजेपी में फिर किसी से आप नजर नहीं मिला सकते। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, और फिर हमारे अंदर तो हमारे पिताजी के गुण हैं, वो फ्रीडम फाइटर रहे, संघर्षशील रहे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, वो खून हमारे अंदर है। उस खून को हम कैसे, दतिया का खून हमारे अंदर है, दतिया का पानी हमारे अंदर है, दतिया का दूध हमारे अंदर है। सही बात। तो उसको हम कैसे झुकने देते? तो और हम लोग सार्वजनिक जीवन में है, तो हम लोगों का दायित्व या जवाब देने की जिम्मेदारी जनता के लिए होती है। यदि हम या हमारे साथी झुक जाते या बिक जाते या टूट जाते, तो हम लोग जनता में खड़े नहीं हो सकते थे, किस मुंह से खड़े होते? इसलिए जनता ने हमारे लोगों पर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भरोसा किया। भरोसा, राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग भरोसेमंद लोग हैं, जनता की हर अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले लोग हैं, उनकी अग्नि परीक्षा में खरे उतरने वाले लोग हैं। जब चुनाव जीत गया 23 का, उसके बाद बात हुई आपकी, उनने बात करने का प्रयास किया हो, कोई चर्चा हुई हो? देखिए, हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन 2 बार प्रयास हुआ चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में भी। कभी समय आएगा तो उसका भी ये बात करने का प्रयास किस खुलासा करेंगे हम। हमारे ऊपर प्रयास हुआ जब
बहुत सारे लोग बीजेपी में जा रहे थे आ जाइए, शामिल हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव के दौरान। हमारे ऊपर भी प्रयास हुआ था और बड़ा लालच दिया गया था। क्या ऑफर था? आंकड़े थोड़े बता पाए आप? पद का भी लालच था हाँ। और पैसे का भी था। कितना ऑफर आया था? जितनी मर्जी हो। फिर भी जितनी मर्जी हो, सीधा यही कह दिया, जितनी मर्जी हो। हाँ, खाली चेक। खाली चेक। 100 करोड़ ले लो, 150 करोड़ ले लो। हाँ। 100 से नीचे तो बात ही नहीं। और दिल्ली के अंदर वो सज्जन ऑफर लेके हमसे मिले थे। उनका नाम हम बाद में कभी उजागर करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़े नामचीन व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो। अच्छा जी। तो ये जिसने आपको ऑफर दिया था, ये दिल्ली से थे या प्रदेश सरकार से थे? कहाँ से? उन्होंने सरकार गिराने में भूमिका निभाई थी, उनमें से एक थे। यहाँ कांग्रेस की सरकार गिराने में। अच्छा, जिन्होंने काफी लोग समझ गए होंगे वो तो। जिनकी भूमिका थी, हाँ। उनमें उनसे जुड़े हुए एक बड़ा व्यक्ति था। अच्छा। उन बड़े नेता से जुड़ा हुआ बड़ा व्यक्ति था जो ऑफर लेके आए थे। और विनम्रता के साथ हमने यही कहा था कि यदि हमें ये सब करना होता तो हम पहले कर लेते। जनता ने हम पे फिर भरोसा किया, तो अब हमारा मन और दिल जब गवाह नहीं देता तो अभी गवाह क्या देगा। आपने दोनों तरीके से अभी राजनीति अभी तो कर रहे हैं, सत्ता के आपकी राज्य में सरकार नहीं, और जब राज्य में सरकार थी तब भी आपने विधायक रहे। कितना अंतर दिखाई देता है अभी? देखिए, हमने बचपन से राजनीति देखी है। पहले एक बहुत बड़ा जो फर्क था, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, कांग्रेस का ही समय था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के रहते हम लोगों का बचपन और राजनीतिक जीवन निकला। कभी कोई नेता, कांग्रेस का नेता खास करके, एमपी एमएलए भी, मंत्री भी, कभी किसी अधिकारी को ये नहीं कहता था कि आप फलां पार्टी की नहीं सुनेंगे, विरोधी पार्टी की नहीं सुनेंगे, विरोधी पार्टियों के नेताओं के कार्यकर्ताओं के काम नहीं करेंगे। ये पहले नहीं था। बल्कि हमने यहां तक देखा है कि हमारे पिताजी के पास जो लोग चुनाव उनके खिलाफ लड़ते थे, जो विरोध में काम करते थे, और वो जब काम कराने के लिए आते थे, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक काम कराने के लिए आते थे, तो हमारे पिताजी सबसे पहले उनके काम करते थे। और उसी परंपरा का हमने निर्वहन किया। और हमारे तो गुरु मान लीजिए लिटोरिया जी थे, बीजेपी में थे, तो वो संस्कार भी हमारे अंदर थे। तो हमने भी वही उसी परंपरा का निर्वहन किया कि कभी पार्टी नहीं पूछी, व्यक्ति का नाम, उसका स्थान जानते हो, उसका काम, और उसका काम हम लोग करते थे। व्यक्तिगत काम भी करते थे, सार्वजनिक काम भी करते थे। और दतिया जिले में बहुत बड़ा जो काम जनता के हित में हुआ, हमारे पिताजी ने जो किया, देखिए, एक दो तीन काम हम आपको गिनाते हैं, बाकी तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। विंध्य प्रदेश जब बना तो दतिया जिला सबसे छोटा जिला था। अच्छा। 2 तहसील का, 2 ब्लॉक का, 2 विधानसभा क्षेत्र का। तो इसको जिला ही बनाना उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो हमारे पिताजी ने की। दतिया जिला बना रहा। आजादी के बाद जब स्टेट मर्ज हुई तो दतिया जिले को जिला के रूप में स्थापित रखना, ये हमारी पिताजी की देन थी जो जिला। फिर मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश 1956 बना, तो दतिया सबसे छोटा जिला, 2 तहसील, 2 ब्लॉक, 2 जनपद, 2 विधायक। सबसे छोटा जिला था मध्य प्रदेश का।
लेकिन फिर भी दतिया जिले को जिला बना के रखा गया, सबसे बड़ी बात। और एक जिले के मुख्यालय में और जिला में खास करके मुख्यालय में जो व्यवस्थाएं होना चाहिए पब्लिक के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं थी उस समय की जरूरतों के मुताबिक। स्कूल, अस्पताल, ये आपका सड़क, पानी, बिजली। पानी की बड़ी समस्या थी लेकिन पहले नहीं, लेकिन 1962 में अपने यहाँ नल जल योजना शुरू हो गई थी। लेकिन पानी तो फिर भी नहीं मिलता था। नहीं, रामसागर से, सबसे पहले रामसागर से पानी आया अपने यहाँ दतिया शहर में। हाँ, दतिया शहर में पहले तो देखिए, सामान्य तौर से यदि आप जाएं आजादी से पहले और आजादी के कुछ समय के बाद तक, तो पानी कहाँ से रहता था? कुओं से, बावड़ियों से, तालाबों से लोग नहाने जाते थे, पानी पीने का पानी लेने जाते थे। सब पहले तो यही था। सार्वजनिक स्थानों से लोग, घरों में सारी सुविधाएं नहीं थी उस समय, तो बोरिंग भी नहीं हुआ करते थे, बोरिंग मशीन भी नहीं थी। सही बात है, हाथ से बोर होते। पहले तो जो सुविधाएं थी उन्हीं, और घर के अंदर सुविधाएं नहीं थी। आप अपने भी पूर्वजों से पूछिएगा तो कुआं थे ज्यादातर, जैसे हमारे यहाँ मुड़ियन का कुआं है, तालाब, तो हम लोग मुड़ियन कुआं से यहीं नहाते थे, यहीं जो है अपना काम, कपड़े अपड़े धुलना, तालाबों पे लोग जाते थे, पहले यही था। तो लेकिन जरूरत के मुताबिक और चीजें क्या थी? स्वास्थ्य, अस्पताल होना, तो जिला अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल उस समय था। स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रिटिश टाइम से था। पीजी कॉलेज, जो आज पीजी है, वो समय, अब आप सोचिए कि ये कॉलेज तब से है जब जीवाजी यूनिवर्सिटी नहीं थी संभाग में। तब दतिया कॉलेज सागर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। अब जीवाजी यूनिवर्सिटी बाद में बनी, तब जीवाजी से एफिलिएशन हुआ। तो अब आप सोचिए कितना पुराना कॉलेज है। उसकी तो बिल्डिंग ही बता दी है कि बहुत पुराना है, इमारत बता देती है कितनी पुरानी। तो उस समय हमारे पिताजी ने जब एमएलए बने तो जरूरत के मुताबिक सारी जनता की व्यवस्थाएं की, सड़क, पानी, बिजली। और सड़क, एक सड़क, पानी, बिजली जगह जगह पहुंची। हम एमएलए बने तो हमने भी स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, नल लगवाए, बिजली भी गांव गांव तक, टोले तक बिजली गई। तो ये अभी तो आजादी के बाद गई ना। और सबसे बड़ा काम जो हमारे पिताजी ने किया, वो किया यहाँ की जो जीवन दायिनी योजना है, राजघाट परियोजना, जिससे न केवल किसानों को लाभ हुआ बल्कि व्यापारियों को उससे लाभ हुआ। फिर किसानों की आय बढ़ी, तो जो आय बढ़ेगी, पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा, व्यापारियों के बीच में जाएगा। तो सबसे बड़ी योजना, इस दतिया जिले की सबसे बड़ी योजना ये है। और जब हम एमएलए बने, तो हमने एमएलए बनने के बाद राजघाट परियोजना में ये लगभग 65 गांव हमारे बरगांव सर्किल छूट गई थी ये, तो इसको हमने सिंध परियोजना से जुड़वाया। तो इस तरह से हमारा दतिया जिला, बाकी जो भांडेर और सौड़ा था, ये पारीछा डैम से जुड़ा था, पारीछा नहर से था। राजघाट से फिर सब जुड़ गया। ये आप माता टीडाल डैम से राजघाट परियोजना आई, और सिंध से हमने ये गांव जुड़वाए, बरगांव सर्किल। तो इस हिसाब से कांग्रेस सरकार ने ये विकास के अंतर्गत सबसे बड़ा काम 90% दतिया जिले को सिंचित किया, जिससे आज किसान पूरी तरह से संपन्न है और यहाँ का व्यापारी को भी आय का स्रोत मिला, उसका बढ़ा। क्या कहना चाह रहे हैं? बीच में जो स्टेडियम बनना, रेलवे लाइन लाना, ये टेलीफोन एक्सचेंज, ये सारी व्यवस्थाएं
कांग्रेस टाइम की हैं। जब बीच में बीजेपी की सरकार रही उस टाइम कोई काम नहीं हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जरूरत के मुताबिक काम हुए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी ट्रेन यहाँ रोकी, सिंधिया जी रेलवे मिनिस्टर बने, बहुत सारे काम हुए। टीवी रिले केंद्र आया, दूरदर्शन केंद्र। तो तथी में तो ये सब टेलीफोन एक्सचेंज, पहले आपको नहीं पता होगा टेलीफोन कैसे लगते थे। आप पहले वो रिंग वाले से पहले ये था कि टेलीफोन जो लैंडलाइन था, लैंड टेलीफोन, हाँ, उसको उठाते थे रिसीवर को, और टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन ऑपरेटर से बोलते थे कि फला व्यक्ति से बात करवा दो फला नंबर से। अच्छा। तो वो टेलीफोन एक्सचेंज का ऑपरेटर नंबर लगाता था, जैसे कलेक्टर से बात करना है, एसपी से बात करना है, तो उसको हम लोग बोलते थे, हमारे पिताजी बोलते थे कि कलेक्टर से बात करना है। तो वो वहां से नंबर लगाता था कलेक्टर का, और फिर कहता था कि हाँ साहब वो लाइन पे आ गए, बात करिए। तो तब बात होती थी। फिर डायल सिस्टम आया, टेलीफोन का, लैंडलाइन का डायल सिस्टम। डायल से आपका नंबर, जैसे हम आपको लगाना है तो आपके नंबर पे डायल किया, और डायल करके, हमारे लैंडलाइन का नंबर 2365 था। अच्छा, 2365 हमारा लैंडलाइन नंबर था, पिताजी के टाइम से जो लगा था, और हमारे टाइम तक रहा वो लैंडलाइन। अच्छा। अभी भी एक लैंडलाइन हम लिए हुए, लैंडलाइन अभी भी हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें कांग्रेस के टाइम में तो आई हैं, कांग्रेस ने तो दी हैं। अब बीजेपी की देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय उतना पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता था केंद्र सरकार के पास। सबसे पहले पैसा इस देश में यदि किसी ने जनरेट किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन जो आर्थिक उदारीकरण, सड़क परियोजना थी वो तो आर्थिक उदारीकरण और सुधार नहीं, वो हम आपकी बात से सहमत हैं कि सड़क का जो जाल बिछा है वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन। देखिए, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने औद्योगिक क्रांति की। राउल केला का इस्पात कारखाना, भिलाई का इस्पात कारखाना, ये जितने भी औद्योगिक उन्होंने, BHEL, ये किसकी सब देन है? लेकिन ये देन है, लेकिन नहीं, सुनिए, भाखड़ा नंगल बांध, तो ये सब चीज मतलब उन्होंने औद्योगिक क्रांति दी। शास्त्री जी जब आए तो शास्त्री जी को उतना मौका बेचारों को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया और फिर उनकी डेथ हो गई। इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने प्री पर समाप्त किए, राजा महाराजाओं की सुविधाएं खत्म की, प्री पर समाप्त किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आम जनता को बैंकों के रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए। तो जो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति है वो इंदिरा गांधी ने दी, वो इंदिरा गांधी की देन है। आज यदि खेती के मामले में स्वामीनाथन जो एक अपने बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी देन है। उस समय इंदिरा गांधी के टाइम की ये बात है, तो उन्होंने दिया इंदिरा गांधी ने। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर बीच में तो मोरारजी देसाई आए तो ज्यादा नहीं चल पाए, पार्टी उलझी रही, ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाई। फिर इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने फिर काम किया। फिर राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति थी। आज इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सिस्टम है, कंप्यूटर क्रांति किसकी देन है? ये राजीव गांधी की देन है। इलेक्ट्रॉनिक आज जितना भी आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते थे उस समय, कंप्यूटर का विरोध करते थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनका विरोध करते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, मोबाइल, ये किसकी सब देन है? सब राजीव गांधी ने बहुत बड़ी, सैम पित्रोदा उनके एडवाइजर थे, तो उन्होंने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो हम आपकी बात से सहमत हैं कि उन्होंने सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी। हर मंत्री बना, कोई विधायक बना, प्रधानमंत्री ने
और जब नरसिम्हा राव जी आए, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, तो आर्थिक उदारीकरण किसने दिया? हाँ, मनमोहन सिंह जी की देन। मनमोहन सिंह जी की देन है। तभी से पैसा फिर आया। और प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल, फिर 5 साल वो वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया और इस देश में पैसा आना तब शुरू हुआ, जनरेट तब हुआ पैसा। तब से विकास की धारा फिर वही, पैसा आया तो देख विकास और बढ़ा। तो उस समय, अब चूंकि पैसा, अब तो टैक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा पब्लिक से लिया जा रहा है, तो पैसा जाएगा कहाँ? तो अमृत योजना है, दूसरी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में पैसा जा रहा है। लेकिन पहले के काम करने कराने के तरीके में, देने में बहुत फर्क था और अब बहुत फर्क है। अभी आप जाते हैं जैसे भोपाल, काम मांगते हैं, फंड वगैरह रिलीज होते हैं? नहीं, कितनी दिक्कतें होती हैं? अब तो देखिए, हम आपसे कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी की या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, कभी पक्षपात भेदभाव नहीं हुआ। अब बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक आधार पर बहुत पक्षपात होता है। दिग्विजय सिंह जी का हमने देखा, हम तो बोरा जी का हमने देखा है। उस समय बीजेपी के विधायकों के काम होते थे, चाहे डेवलपमेंट के, उनके व्यक्तिगत काम हो, और दूसरे को उनके इलाज होना है तो इलाज के लिए पैसा देते थे। दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। अभी जैसे हम आ रहे थे तो लोग बड़ा नाराज मुझे समझ आए कि सड़क चटक रही है, सड़क नहीं बन रही क्योंकि बारिश निकल गई, सड़क नहीं। तो क्या फंड वगैरह नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, फिर हम आपको फिर से वहीं ले चलते हैं, थोड़ा सा वहीं ले जाके फिर शुरुआत करके अंत करेंगे। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में सबको पैसा मिलता था, कम था लेकिन सबको मिलता था। विजय वर्गीय जी विपक्ष के एमएलए थे, नरेंद्र सिंह जी विपक्ष के एमएलए थे, और नरोत्तम मिश्रा जी विपक्ष के एमएलए थे, सीतासरण जी विपक्ष के एमएलए थे, गोपाल भार्गव भी थे। आप इन सबसे पूछिए दिग्विजय सिंह जी इनको कितनी तवज्जो देते थे। इनके व्यक्तिगत काम भी करते थे, राजनीतिक काम भी करते थे, और विकास के काम भी करते थे। और बीजेपी की सरकार जब से 2003 में आई, तब से ये बदलाव शुरू हो गया, और उसको शिवराज सिंह जी ने, उमा भारती ने शुरुआत की, कम की। शिवराज सिंह जी ने उस लाइन को और आगे बढ़ाया, पक्षपात और भेदभाव को। ये कांग्रेस और बीजेपी की कांग्रेस बीजेपी वाली बात सामने आने लगी। फिर उन्होंने अपने लोगों को ऑबलाइज करना शुरू कर दिया। ठेकेदारी में कांग्रेस के टाइम में आप देखिए, आप तो छोटी उम्र के हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस टाइम में छोटे छोटे ठेकेदार हुआ करते थे। छोटे, उससे क्या फायदा था? लोगों को रोजगार मिलता था। क्या बड़े ठेकेदार रोजगार नहीं देते? नहीं, रोजगार खुद के लिए पैसा कमाएंगे, वो दूसरों के लिए पैसा कमाएंगे क्या? काम कैसे कराएंगे? नहीं, अब सिस्टम वही तो चेंज हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब सारे छोटे ठेकेदार खत्म हो गए, अब एक आदमी को पूरा ठेका मिलता है, मोनोपोली हो गई उसकी। पहले क्वालिटी भी ठीक होती थी काम की, क्योंकि 10 ठेकेदार थे। आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो इनसे कराएंगे, ये ठीक नहीं कर रहे हैं तो इनसे कराएंगे, ये ठीक नहीं कर रहे हैं तो हमसे कराएंगे। हर काम में पहले ज्यादा लोग संख्या, भाग संख्या ज्यादा थी, उससे कंपटीशन होता था, और स्वस्थ कंपटीशन होता था, तो उससे क्वालिटी काम की अच्छी रहती थी। अब जो बीजेपी सरकार आई तो इसने मोनोपोली शुरू कर दी। दिलीप सूर्यवंशी का पूरा ठेका सड़कों का, अब एक ही व्यक्ति है, उसी को बनाना है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो नहीं चलाएगा। तो क्या कंपटीशन हुआ? वो क्या तुलना करोगे आप काम की क्वालिटी की? सही बात। आपकी 2 दुकानें हैं, एक दुकान आपकी है, एक दुकान आपकी है, एक दुकान आपकी है। हम अच्छा माल ले, जहां से हमको अच्छा मिलेगा वहीं लेने जाएंगे। 2 दुकानें खत्म करके एक ही दुकान रहेगी, तो आप पहले तो अच्छा माल बेचेंगे, बाद में सड़ा माल बेचेंगे, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है हमें। आज जियो सिम का क्या है? पहले फ्री थी, अंग्रेजों ने पहले चाय फ्री दी,
जब लोगों की आदत में आ गई, उसके हैबिट में आ गए, उसके बगैर काम नहीं चला, तो फिर पैसे में मिलने लगी। जियो का क्या था? जियो सिम का क्या था? फ्री। BSNL भी थी उस समय, आइडिया भी थी, और दूसरी तमाम कंपनियां थी, कंपटीशन था, तो लोगों को ऑप्शन था, पब्लिक को फ्री देना शुरू किया, फ्री पे चले गए सारे लोग, वो सारी कंपनियां बंद हो गई, ठप पड़ गई। अब तो खैर बीजेपी में अब लग रहा है चीजें उठा रहे हैं उसको, अरे तो उसको सॉरी BSNL तो ये चीज हर जगह आई ना। BSNL को दोबारा से ये काम के बीजेपी के कार्यकाल में काम निर्माण कार्य से संबंधित उसमें भी ये चीज आई ना कि हर व्यक्ति एकाधिकार हो गया, तो उसकी क्वालिटी खत्म हो गई, और क्वालिटी खत्म हो गई तो इसलिए आपको जितने पहले एक सड़क 5 साल चलती थी, पूछ लीजिए आप किसी पुराने इंजीनियर से, पुराने ठेकेदार से, 5 साल, और उस ठेकेदार की गारंटी रहती थी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो। आप पूछ लेना, आपके बसंत सिंह जी ने काम किया, जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो रहे, उन्होंने काम किया, पूछिए आप, उस टाइम काम किया उन्होंने, आप पूछिए उनसे। तो अब आप जो सड़कें डलाएंगे उनका क्या होगा? अभी सड़कें जैसे चटक रही हैं, तो वो कब डलेंगी? अब जो सड़कें डली पिछले कार्यकाल में, और पिछले महोदय के समय में, उन्होंने तो अपने हित के लिए किया, भ्रष्टाचार, क्वालिटी लेस काम, एस्टीमेट ज्यादा बनवाना, एक ही काम को 2 जगह से 3 जगह से पेमेंट करवाना। आप इसके अंदर तो जाएं आप। नहीं, वहां तक तो चीजें ठीक है। अब तो आपकी सत्ता है ना यहाँ पे, अब आप विधायक। नहीं, सत्ता नहीं है, नहीं, यहाँ विधानसभा की बोल रहा हूँ, वहां तो बीजेपी की है, यहाँ से जनता के विधायक है, विधायक है, अब करना पड़ेगा आपको, विधानसभा की तो आप ही देखेंगे ना। जो विपक्ष का काम होता है, देखिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र जो चलता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है, किसी एक से नहीं चल सकता। नहीं तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, फिर वो राजतंत्र में तब्दील हो जाएगा। नहीं, अब विपक्ष के विधायक हैं, तो विपक्ष के हम विधायक हैं, तो विपक्ष के दिग्विजय सिंह जी तक, मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह तक विपक्ष की बहुत बड़ी हैसियत थी, महत्व था। काम भी होते थे, सार्वजनिक काम भी होते थे, और व्यक्तिगत काम भी होते थे। बीजेपी सरकार में विपक्ष के विधायक हों, सांसद हों, नेता हों, ना सार्वजनिक काम उनके कहने से होते हैं, ना व्यक्तिगत काम उनके कहने से होते हैं। तो अब आपको समझाने में दिक्कत नहीं आएगी कि लोगों को समझाने में, अब जैसे काम नहीं हो पाएगा तो लोग कहेंगे आपने काम नहीं कराया? नहीं, तो हम उसके लिए, देखिए हमारा काम क्या है, जनता ने हमको चुना है, दायित्व दिया है, तो हम विकास के काम के लिए भी लड़ें। जनता के साथ कोई अहित हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी लड़ें, उसके खिलाफ खड़े रहें। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या हथियार है? लोकतंत्र में विपक्ष का क्या हथियार होता है? सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ना, हर जगह जनता की आवाज उठाना। तो हर चीज के लिए अब आपको कोई कमी है, सरकार की कमी है, कोई कमी बेसी है, बुराई है, तो वो उस जनता के बीच में लाना। तो हम लोग अभी 1 साल हम लोगों का हुआ है, उससे पहले भी हम लोग प्रयास करते रहे, और आज चूंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम विधायक हैं जनता के आशीर्वाद से, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम विकास के काम के लिए भी लड़ें। तो हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब उन्होंने बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ के काम दिए लोकसभा चुनाव के आसपास, तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई हम लोगों को भी, भाई जनता की क्या इसमें गलती है? हम कांग्रेस के विधायक हैं, हमारी गलती तो हो सकती है, जनता ने जिताया ना ये, लेकिन जनता ने जिताया, तो जनता तो सबकी है। जनता तो सबकी है, जनता तो बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, जनता का क्या दोष है इसमें? तो आप जनता के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि आप ऐसे नहीं है कि जहां से बीजेपी विधायक जीते हैं वहीं से मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा, हमारे विपक्ष के नेता ने भी कहा कि आप तो हम लोगों को भी काम दीजिए, तो उन्होंने फिर सहमति दी, और 5-5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हम लोगों से भी मांगे। अच्छा, तो हम लोगों ने भी 5 करोड़ के प्रस्ताव दिए हैं। 3 अक्टूबर को हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी से मिले थे,
कि हम लोगों ने जो विकास के काम के प्रस्ताव दिए हैं उन उसमें से कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोग लगातार विधानसभा के माध्यम से भी उठाते हैं विकास के कामों को, कहाँ कोई जरूरत है। पत्राचार भी सीएम से करते हैं, सीएम को लिखते हैं, कहाँ कुछ चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं, संबंधित विभाग को लिखते हैं, ई को भी कहते हैं कि आप प्रस्ताव बना के भेजिए। अभी जैसे बरसात के बाद सारी सड़कें खराब हो गई, सारी सड़कें लगभग सब वो पूरे प्रदेश में हो गई। दतिया में ज्यादा हो गई, यहाँ की क्वालिटी खराब थी, यहाँ ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो यहाँ ज्यादा खराब हो गई। पोल तो अब खुल रही ना, विकास के मसीहा की पोल तो अब खुल रही। हम आपको एक बात बताते हैं, आप देख आइए, आप अपना टीवी कैमरा सब ले जाइए, कहाँ गली गली में घूम आइए, सड़क पे घूम आइए। रिंग रोड बनाने का ढिढोरा पीटा गया, अधूरा पड़ा हुआ है। सिविल लाइन 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गया, अधूरी पड़ी हुई है, कोई जनता को लाभ नहीं मिला। ड्रिंकिंग वाटर योजना, पेयजल योजना संबंधित तमाम पाइपलाइन तमाम ही डाली गई, आप दिखाइए अधूरी पड़ी है। सीता सागर जिसपे पहला चुनाव जीता गया था, 2008 का चुनाव सीता सागर के नाम पे जीता गया था, वो सीता सागर अभी तक साफ नहीं हुआ। वो सीता सागर बेचारा भ्रष्टाचार के आंसू बहा रहा है। 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुका उस पर। कितनी बार फंड निकला है, कितनी बार फंड निकला है, आपको जानकारी होगी? वो एटीएम है। कितनी लिमिट है उसकी? कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। उसको उसका खत्म, जिस तालाब ने चुनाव जिताया उस तालाब को ही मिटा दिया। खराब भी हो गया आसपास से कुछ बहुत। सब पूरा हो गया, वो तो खत्म ही हो गया, सारे तालाब खत्म हो गए। अभी जब बरसात हुई तब लोगों के घरों में पानी गया। सिविल लाइन आप देखिए, सिविल लाइन टूटी फूटी, कोई सड़कें आप देखिए, पाइपलाइन आप देखिए, रिंग रोड आप देख लीजिए अधूरा पड़ा है। और काम क्या हुआ? बेचने का काम। विकास क्या हुआ? अब आपने विकास की काम की, पुराना कलेक्ट्रेट बनवा के की जगह नया कलेक्ट्रेट ग्वालियर रोड पर बना। काफी परेशान हो रहे हैं लोग, इतना दूर पड़ गया। वो भी परेशान हो रहे, अधिकारी कर्मचारी खुश हैं, कम लोग वो सुखी हैं। कम लोग आएंगे, कम समस्या आएंगी, ठीक है ना। क्या पुरानी कलेक्ट्रेट को, यदि पुरानी कलेक्ट्रेट इस लायक नहीं थी तो उसको तोड़ के वहीं बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती थी? सही बात, बनाई जा सकती थी। पुरानी कलेक्ट्रेट, नई कलेक्ट्रेट इसलिए बनाई गई कि पुरानी कलेक्ट्रेट को उन्हें खरीदना था। आपने पिछले समय में, पिछले वर्ष के अखबारों में विज्ञप्ति पड़ी होगी कि 100 करोड़ में कलेक्ट्रेट बिक रहा। बग्गी खाना इसलिए तोड़ा गया कि उसको बेचना था। सिटी अस्पताल खत्म कर दिया, उसको बेचना था। स्टेडियम, नया स्टेडियम क्यों बना? क्योंकि पुराने को बेचना है। नया जेल क्यों बना? क्योंकि पुराने जेल को खरीदना है। इनका क्या उपयोग है भाई? आप वहीं पुराना जेल यदि उस काबिल नहीं है, वैसे तो वो बिल्डिंग बहुत मजबूत है, हम भी जेल के अंदर रह के आए हैं, भेजा गया था हमको। अभी आप एक मामला है आपका, अंगूरी बाई नाम की महिला है, 2 साल पहले आपके पे केस किया था। अच्छा, उसी में जेल गए थे, मंत्री जी ने उसी में जेल भिजवाया था। वो केस खत्म हो गया, बरी हो गया। उसने आरोप लगाया था आप पे कि आपने जान से मारने की धमकी भी दी, मारपीट भी की, और जमीन हथिया ली। हमने वीडियो सीडियो सब दिखाए थे, सीसीटीवी कैमरे थे, कहीं कुछ बात ही नहीं थी। वो तो केस लगाना था बस, उसको खरीद लिया था, उसको लालच दे दिया था कि तुम्हें ऐसा ऐसा कहना है। तो कितने दिन जेल रहे? 8 दिन जेल रहे थे, केस खत्म हो गया। केस ही खत्म हो गया। हाँ, वो तो एक बार आप पिताजी के साथ जेल गए थे, वो इंदिरा गांधी की जब गिरफ्तारी हुई थी 1978। यस। कितने दिन रहे? 7 दिन रहे पिताजी के साथ। क्या बात करते थे आपस में पिताजी? बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता गए थे। अच्छा, 3-4 लोग गए थे। एक मामला और, सबसे बड़ा मामला कह सकते हैं इसको, आज से 11 साल के करीब, वो एक स्विट्जरलैंड की जो महिला थी उसके साथ गैंग रेप हुआ था। क्या मामला था? थोड़ा आपको ज्यादा जानकारी होगी, पक्ष में है आप। देखिए, कानून व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में यदि रहती है
और वो व्यक्ति कोई भी हो, और खराब हाथों में पहुंच जाए तब तो और ही। करेला और नीम पे चढ़ गया। करेला वैसे ही कड़वा होता है, और नीम पर भी लौट चढ़ जाए वो करेले की, तो करेला कड़वा, नीम भी कड़वा, दोनों उसके आ जाए तो दोनों और कड़वा हो जाता है वो। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के हाथ में पावर सेंट्रलाइज होना, और फिर वो ऊपर से खराब और हो, गंदा व्यक्ति और हो हर दृष्टि से, उसका असर होता है पूरे वातावरण में। हमारी समाज में आइकॉन होते हैं, आदर्श होते हैं। हाँ। आज की तारीख में या पुरानी परंपरागत रूप से भी आप ले लें तो आदर्श हमारे कौन होते थे? साधु संत, बड़े बुजुर्ग, फिल्मी कलाकार। ठीक है ना? आजकल कौन हो रहा है? फिल्मी कलाकार, यही हमारे सब होते हैं ना। हाँ। नेता, आजकल नेता भी आ रहे हैं। नहीं, नेता शुरू से जो लीड करे, समाज को लीड करे, देश को लीड करे, अपने स्थानीय पर लीड करता है। जो लीड करे उसके फॉलोअर्स जिसके हों, फॉलोअर्स, उसकी बात आसाराम बापू जी आज भले ही जेल में, लेकिन फॉलोअर्स है। राम रहीम, कुछ बाबा लोगों को ले लें, खिलाड़ी जो लीड, मतलब जो आइकॉन हमारे आदर्श हो जाते हैं। आपके बहुत सारे लोगों के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हॉकी में ध्यानचंद, ये इस तरह के। आपके कौन? हम हॉकी खेले हैं एक्चुअल में। आपने हॉकी खेला? हॉकी खेले हैं, शतरंज खेले हैं। शतरंज भी खेले हैं आप? शतरंज भी खेलते रहे, हॉकी भी खेलते रहे। हमारा प्रिय खेल हॉकी रहा। तो ये क्या आपने अपने लेवल तक खेला है या? नहीं, हॉकी हम यूनिवर्सिटी तक खेलने गए। अच्छा। कॉलेज में टाइम में हम पढ़ते थे तो शंकर सिंह जी, हम, महेश नेचरेले थे, सलीम भाई, हम फुल बैक खेलते थे। इसके अलावा क्या क्या रुचि रखते हैं? और खेल में हॉकी हमारी विशेष रही। हॉकी अभी किस तरह? अभी खेल में अभी भी हमारा इंटरेस्ट। अभी खेलते हैं आप? हाँ, कभी कभी हॉकी खेलते हैं तो नहीं खेलते हैं, हॉकी होती नहीं है, लेकिन मौका मिल जाता है तो चला लेते हैं। घर में रखी है हमारी, घर पे ही चला लेते हैं। घर में ही चला लेते हैं। पिक्चर्स देखते हैं? पिक्चर पहले देखी है, अब बहुत दिनों से नहीं देखी। कौन सा हीरो फेवरेट है या हीरोइन? अब पहले तो हीरो जो दिलीप कुमार हुआ करते थे, राजकुमार होते थे, वही थे। और हीरोइन? अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस में जया भादुड़ी जी थी, हेमा मालिनी। पहले पिक्चर देखते थे, पिक्चर देखने का शौक रहा। थिएटर जाते थे? हाँ, थिएटर जाते थे। अब नहीं देखते? अब बहुत सालों से नहीं देखा है, बहुत सालों से नहीं देखा। कभी कभार इच्छा होती है तो दिखाते हैं, शौकिया। कोई अच्छी पिक्चर आती है। अभी देखी साबरमती रिपोर्ट? नहीं, अभी आई। काफी जो है समर्थन हो रहा है बीजेपी साइड से। तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो लीडर का बात मानते हैं, और वो चीज खत्म हो गई। अब सब गलत लाइन पे, नेता की आदतें गलत हो गई। तो जो वातावरण, जो आप स्विट्जरलैंड की बात जो कर रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका वातावरण बनाते हैं नेता। समाज का वातावरण कौन बनाता है? देखिए, ये मानसिक बीमारी है। अपराध करना, बलात्कार करना, नशा करना, ये मानसिक बीमारी है। उस तरह का वातावरण यदि हम आप देंगे तो वो घटनाएं घटेंगी, अपराध बढ़ेंगे। अब जब बाबा अपराध कर रहे हैं, बाबा बलात्कार कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, नेता उस तरह के काम कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा समाज के अंदर? क्या असर पड़ेगा, हम आपसे पूछें। जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो वो चूंकि यहाँ कानून, जो व्यक्ति यहाँ आए वो उनका आचरण भी ठीक नहीं, व्यवहार भी ठीक नहीं, चरित्र भी ठीक नहीं,
तो उसका असर पड़ा था, उस असर के कारण वो घटना घटित हुई थी और बड़ी दुखदपूर्ण थी। हमारी समझ 16 कंट्रीज ने उस न्यूज को किस तरीके से छवि गई होगी हाँ देश की, और निश्चित रूप से बहुत प्रदेश की। खराब छवि हुई थी उससे। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था ये आप कल्पना कर लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो दतिया जिले का 2 बार नाम हुआ। एक बार जब गामा पहलवान ने जेविस्को को हराया तो वर्ल्ड में एक बार वो नाम हुआ। निश्चित रूप से नाम तो होगा ठीक। कि भाई किसने, इंडिया के पहलवान ने कहाँ के थे साहब दतिया के। और एक बार ये इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज गई थी स्विट्जरलैंड वाली जो आप चर्चा कर रहे हैं। जब टिकट हुआ इस बार, अवधेश नायक जी को टिकट हो गया था जी, उनका टिकट होने के बाद आपका बयान आता है कि मैं समर्थन करता हूं, टिकट उनका हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी ए और बीजेपी बी टीम के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या कुछ नाराजगी थी, क्या था? अवधेश भाई से हमारे व्यक्तिगत संबंध, वो हमारे छोटे भाई के साथ पढ़े हैं, अरुण के साथ पढ़े। वो हमारे उनके अच्छे संबंध शुरू से रहे। राजनीतिक लड़ाई प्रतिद्वंदता रही वो एक अलग बात है, लेकिन अवधेश जी का हमारे कारण 2 बार नुकसान हुआ राजनीतिक। 98 में मैं समाजवादी पार्टी से विधायक बना। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी ने फिर समाजवादी पार्टी के, हम 4 विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को तोड़ा और उसमें हमारी भूमिका, हमारे उपयोग हुआ तो हम समाजवादी पार्टी को कांग्रेस में ले आए। 1-2 लोग नहीं आए थे, वो बाद में अलग हो गए थे। हम भी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के प्रयासों से कांग्रेस में आ गए थे। 2003 में हमको टिकट नहीं मिला, ज्योतिरादित्य जी अड़ गए घनश्याम सिंह जी के लिए और घनश्याम सिंह जी लास्ट में टिकट ले आए। तो 2003 में जब मैं फिर वापस समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए गया तो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी हमसे बड़े नाराज थे, बड़े नाराज हुए, बोले टिकट अब आपको नहीं देंगे। उस समय बीजेपी को अपनी सरकार बनाना थी, उमा भारती उसको लीड कर रही थी। उमा भारती से हमारा संपर्क हुआ अनूप मिश्रा जी के माध्यम से। अनूप मिश्रा जी, तो उमा भारती ने मुझसे कहा कि तुम टिकट ले लो बीजेपी का। कप्तान सिंह सोलंकी जी उस समय संगठन महामंत्री, बीजेपी का टिकट ले लो। यस। अच्छा। तो मैंने उमा भारती जी से मना किया कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी वैचारिक दृष्टि से हम बीजेपी के नहीं मिलते हैं, करीब नहीं है। हमारा वैचारिक रूप से हम कांग्रेसी हैं, समाजवादी थिंकिंग हमारी है, धर्मनिरपेक्ष में हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम बीजेपी का टिकट से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहें तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ देंगे, आप हमको समर्थन दे दीजिए। अच्छा जी। तो बहुत टाइम तक वो टिकट फंसा रहा। अवधेश जी उमा भारती जी के करीब थे, वो टिकट उनको वो लेना चाहते थे। उमा भारती जी ने अवधेश को मना कर दिया था। अच्छा। कि तुम्हें टिकट नहीं दे रहे, हम रायन भारती को टिकट दे रहे हैं, और मैंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने बाद में मजबूरी से अवधेश नायक जी को टिकट दिया। उसके बाद अवधेश जी का ये दुर्भाग्य रहा, मैं लड़ा था, तो अवधेश जी का ये दुर्भाग्य रहा कि अवधेश जी से उमा भारती हमेशा कहती रही पूरे चुनाव में कि तुम रायन भारती का प्रचार करो, उसकी गाड़ी में बैठो। तो बेचारे अवधेश जी खुल के चुनाव नहीं लड़ पाए और चुनाव हार गए 2100 वोट से। घनश्याम सिंह जी जीत गए थे। हमारे घनश्याम सिंह जी का 4000 का अंतर था, उनका 2100 का अंतर था। तो राजनीतिक सिचुएशन ऐसी बनी कि जो वोट यादव वोट बेसन सिंह जी चुनाव लड़ गए थे, मुलायम सिंह जी ने लड़वा दिया था कि तुमको नहीं जीतने देंगे। तो उन्होंने खुद
बट नेचुरल है, हम समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे। हाँ। तो उन्होंने बिशन सिंह जी को लड़ा दिया था। तो बिशन सिंह जी 12,000 वोट ले गए। तो हमसे माइनॉरिटी वोट इस मायने में मिला था, हमको माइनॉरिटी वोट, यादव वोट भी मिला, लेकिन जितना हमको मिलता रहा उतना वोट नहीं मिला। कुछ कांग्रेस को चला गया ज्यादातर वोट, घनश्याम सिंह जी को, कुछ उनको चला गया, और यादव वोट उनको बिशन सिंह जी को चला गया, और हमको मिला 12,000 वोट वो ले गए, 4,000 से कुल हम हारे। तो आप सोचिए कि उस समय हम चुनाव जीत जाते। तो अवधेश जी उस समय बेचारे हमारे कारण चुनाव हार गए, नहीं जीत पाए। 2023 में भी यही कारण, मतलब उनके उसमें तो 2030 में आप थोड़े फिर एक कारण बन गए। 2030 में आपको उनके थोड़ा सोचना था। राजनीतिक जीवन में एक कारण हम फिर बन गए, उनको टिकट मिला। तो राजनीति है ये, देखिए आप, राजनीति को फिर राजनीति के तरीके से करना पड़ता है। ए और बी कहने का क्या तात्पर्य था? ए और बी कहने का तात्पर्य ये था कि बेसिकली अवधेश जी बीजेपी के, हाँ, बीजेपी से आए थे अभी कुछ दिन पहले, और टिकट के मुश्किल से 2-3 महीने पहले आए थे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी में थे। हाँ। तो इतनी तो जल्दी आप किसी कांग्रेस का, में आने के बाद भी उनको बीजेपी का मान रहे थे? इसका देखिए, अवधेश जी को कौन ला रहा था, कौन ले जा रहा था, किसने टिकट दिलाया, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे पूरा मैनेजमेंट हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी का था। अच्छा जी, कि वो चाह रहे थे कि मेरी हमको साइड से टिकट लड़े। नहीं मिले। हाँ, आपको टिकट उनका ना मिल केवल करके ये था कि मुझे टिकट नहीं मिले किसी भी कारण से, तो वो इनको मिल जाए या और किसी को मिल जाए, तो उस फ्रेम में फिट अवधेश जी हो रहे थे टिकट मिलने में, बाकी और कोई फिट नहीं हो रहा था। लेकिन मेन पर्पज ये था कि टिकट रायन भारती का नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो रायन भारती का टिकट कटवाने के लिए उन्हीं का मैनेजमेंट था, और वो पहले प्रयास में सक्सेसफुल भी रहे। हमारा टिकट कटा, तो और उन्होंने बधाइयां भी ले ली थी, वो दे दी थी, आपने सब सुना पड़ा हो तो। हाँ। शिवराज सिंह जी जब बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन में आए थे, तो उन्होंने शिवराज सिंह जी से कहा था कि लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, टिकट कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हुआ, बधाइयां मुझे मिल रही हैं, कहा था उन्होंने। सार्वजनिक उसमें इंटरव्यू में भी था उनका। हाँ। कितने खुश थे। तो इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब यही था, हमारा अवधेश जी से विरोध नहीं था, या अवधेश जी का टिकट में हमें विरोध, क्योंकि विरोध का तरीका होता है, लेकिन उद्देश्य हमारा वो नहीं था, उनका विरोध करना नहीं था। हमारा उद्देश्य हमारे राजनीतिक चिर प्रतिद्वंदी को हराने का था, और उनकी जो मंशा पूरी हुई थी उसको विफल करने का था। इसलिए हमको राजनीतिक रूप से उस भाषा का इस्तेमाल करना था। अच्छा, जो हमने किया। टिकट तो अवधेश जी का हुआ था, कटवाने वाला हमारा टिकट कोई दूसरा था, बीजेपी का नेता था, बीजेपी के मंत्री थे, जो टिकट कटवाने में तो उनका योगदान था। उनका दिलाने में किसका योगदान था इससे मतलब नहीं है। अभी संबंध कैसे हैं अवधेश जी से? किससे? अवधेश जी से। अवधेश जी ने चुनाव में बहुत बेजोड़ मेहनत की है। आपको हो गया सुकून कि आप कांग्रेस ही हो गए हो? जब कांग्रेस का काम किया है। हाँ। और देखिए, राजनीतिक रूप से किसी भी नेता कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी टिकट मिलना, देखिए किसी भी कारण से मिला हो, उसके कारणों पे ना जाए आप, लेकिन मिला तो था। कटना, मिलना, कटना और फिर साथ देना, ये बहुत बड़ी बात है राजनीति में। इसके लिए दिल चाहिए, और वो दिल पूरे खुले तौर से अवधेश जी ने दिखाया। जब आप जीत गए, मिश्रा जी हारे, तो बड़े शायर हो गए थे। शायरनुमा अंदाज में उन्होंने कहा कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं, और मैं लौट के फिर आऊंगा, ऐसा वैसा। क्या कुछ
कहेंगे इस चीज को पूरा लेकर? आपने क्या क्या हमारा जवाब भी आपने सुना पड़ा बिल्कुल होगा सुना था मैंने। और वो शायद अच्छा भी लगा होगा आपको। एक बार जवाब फिर से कह दीजिए। फिर आपके माध्यम से हाँ। उसी जवाब को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ कि भगवान करे आप चुनाव हारते रहें और चर्चा में बने रहें। क्या लग रहा है, आप लौट वापसी होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। कैसा करियर दिख रहा है अब उनका? क्या करियर राजनीति? कैरियर खत्म है। जो हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति जो लोग करते हैं, हमको भी काफी लंबा अरसा हो गया है। सभी नेताओं से हमारे भी सभी पार्टियों के एक दूसरे से संबंध रहते ही हो भी जाते हैं, लंबे तौर पे काम करते हैं, उठना बैठना साथ में रहना विधानसभा के अंदर, तो और बाहर भी मिलना जुलना, तो संबंध भी रहते हैं, व्यक्तिगत संबंध तो रहते ही हैं। तो जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी है वो ये है कि राजनीतिक रूप से सारे प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वो इनको पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, कारण? देखिए, कारण एक बहुत बड़ा है और उसको छोटा भी मान ले या बड़ा मान ले, जो भी है, लेकिन कारण है। जब ये पद पर रहे और पूरी ताकत में राजनीतिक रूप से रहे तो इन्होंने दतिया से लेके भोपाल तक बबूल के कांटे ही बोए। तो जब कांटे बोओगे आप तो काटोगे भी कहीं। और आपने खुद महसूस किया होगा बॉडी लैंग्वेज से, भाषा से, क्या प्राउड था। शिवराज सिंह तो कहीं लगते ही नहीं थे मुख्यमंत्री। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव तो लगते ही कहाँ थे, उस समय तो वो मंत्री थे। तो ये इनके लिए बहुत छोटे लोग थे। अगर जीत जाते तो क्या सीएम के दावेदार होते? बहुत छोटे लोग थे ये इनके लिए। अगर ये जीत जाते तो सीएम के दावेदार होते? निश्चित रूप से, हमारी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, निश्चित रूप से सीएम के ये दावेदार होते। वो रिजल्ट क्या होता, पार्टी उनकी क्या करती, वो अलग बात है, लेकिन उनका जो क्लाइमेक्स है पॉलिटिक्स का वो यही था 2023। लेकिन वो अपनी गलतियों से, देखिए, उनको हराने में किसी का योगदान नहीं है, उनको हराने में उनका ही खुद का योगदान है। पिछले 15 वर्षों में दतिया जिले की जनता के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण हमारे कांग्रेसी साथियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर जो कुछ किया है और पूरे परिवार में, मतलब 7 सदस्य दतिया को लूट रहे थे और दुर्भाग्य से आज भी लूटने में लगे हुए हैं। तो अपने परिवार के कारण से, खुद के कारण से, अपने चरित्र के कारण से दतिया जिले की जनता ने उनको हराया। तो खुद उन्होंने मौका गंवाया और दतिया जिले की जनता अब उनको अच्छी तरह से समझ गई है। राजनीति में हम आपका, आप हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, हम आपका काम करें, पहले तो यह है कि नैतिकता के आधार पर करना चाहिए, नहीं करें लेकिन हम आपका नुकसान करें, अपने साथ में जो लोग हैं उनका भी नुकसान करें, ये संस्कृति केवल यही लाए दतिया में। जो उनके साथ थे उनने उनका भी नुकसान किया, विरोधियों का भी नुकसान किया, जनता को भी आतंकित और भयभीत किया और नुकसान किया। उसका रिजल्ट उनको मिला और दतिया की जनता ये सब चीज अब समझ गई, इसलिए भविष्य भी अब उनका दतिया में नहीं है। राजनीतिक रूप से उनका कोई भविष्य नहीं है और प्रदेश की राजनीति में भी उनके ही पार्टी के नेता इनके महागुणों के कारण उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए सब लोग उनको खत्म करने पे लगे हुए हैं। और जिस नेता की ये दुहाई देते हैं वो नेता यदि इनके साथ में होता तो चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देता,
राज्यसभा टिकट नहीं मिलना, फिर लोकसभा टिकट नहीं। प्रयास तो सबके लिए किया, राज्यसभा के लिए भी किया, लोकसभा के लिए भी किया। फिर सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, उनसे रिक्त हुई सीट पर भी प्रयास हुआ, कहीं कोई जगह नहीं है। प्रयास बिल्कुल हो रहे हैं सारे। प्रयास तो लगातार हो रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहते हैं प्रयास, कहीं कोई खुश नहीं है। तो ऊपर से खत्म है कहानी। अब अंदर जो भी सोच रहे हो, अब खुद जो सोच रहे हो। बाकी जिस नेता का दम भरते थे, उस नेता ने भी अब प्लेन में बिठाना, साथ में ले जाना भी छोड़ दिया। देखा होगा आपने 1-2 एपिसोड। तो ये संकेत काफी होते हैं। बड़े नेता किसको कितना कब महत्व देना है या नहीं देना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। यदि खत्म करने की का संकेत नहीं होता तो प्लेन पे ले जाते। प्रयास पूरा किया बैठने का, और भी जगह मिलने का, जुलने का, टाइम लेने का, कहीं कोई कुछ नहीं। तो ये सारा काफी है। और राजनीतिक लोग और पत्रकार लोग, मीडिया के लोग तो सारे को समझ जाते हैं। विधायक जी फोन कितना यूज करते हैं? फोन देखिए, हमारा सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे लेके। फोन कौन सा है आपका, कौन सा यूज करते हैं फोन? फोन हमारे 2 नंबर है। हाँ, दोनों नंबर यूज करते नहीं जैसे एंड्रॉइड है, आईफोन है। हैं। बहुत सस्ते फोन है, साधारण। कीपैड चलाते हैं आप, आईफोन वगैरह चलाते हैं या एंड्रॉइड चलाते हैं? एंड्रॉइड ही होगा। एंड्रॉइड चलाते हैं। कम। फिर यूट्यूब वगैरह पे भी टाइम लगाते होंगे, कई चीजें देखते होंगे ना, हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। फेसबुक, इंस्टा, ये चीजें हम स्क्रोल आजकल तो हॉट वो चल रहा है चलाते हैं। हमारे चलता हमारा। नहीं आजकल ये चलता है, हम नहीं चलाते। हमारे साथ ही हमारा लड़का, ये सब लोग देखते हैं, जो वर्कर हैं। तो ये इंटरव्यू भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा फोन के द्वारा। देख लेंगे। देखेंगे। तो हमारी जो दिनचर्या है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है। 7 बजे थोड़ा सा वॉक करते हैं, फिर योगा करते हैं, पूजा करके फ्री होने के बाद फिर हम सुबह 4 बजे तक फ्री रहते हैं। अच्छा जी। मतलब फिर पब्लिक के बीच में जो बैठते हैं, गए एक बार तैयार होके लगभग। और उस बीच में भी हमारे टेलीफोन, मोबाइल, ये सब यूज रहते। कोई मिलने आ गया, कोई काम के लिए आ गया, तो हम उसके बात सुनते हैं, काम करते हैं जहाँ हमें बात करना है। मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जनता को संतुष्ट करने की, जनता का काम करने की। और सुबह शादियां हैं, 13वीं है, या जो भी सार्वजनिक फंक्शन है, या सामाजिक फंक्शन है, या धार्मिक फंक्शन है, उनमें हम जाते रहते हैं। शुरू से जाते हैं, अभी से नहीं, शुरू से। मतलब हमको 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल से हम लगातार। और कभी हम एक चीज भगवान की कृपा से हमारे अंदर और है, हम डरते नहीं हैं। किस प्रकार का डर? किसी का भी। मतलब हम कभी, अब तो खैर बहुत सारी सड़कें अड़कें बन गई, लेकिन 1985-86 में जब हम MLA बने तो इतनी सड़कें भी नहीं थी, जंगल थे, नदी थी, पुल नहीं थे। तो हम जाते थे 12 बजे रात में। आप पूछिए क्षेत्र में, रात में 12-1 बजे भी। 12 क्या साधन होता था? साधन जीप ही, पहले तो जीप थी, AC वेसी की गाड़ी नहीं थी। जाते थे रात को 12 बजे, 2 बजे भी, और कोई सुरक्षा नहीं रहती थी। अच्छा। आजकल तो लोग तामझाम से चलते हैं। हमारी मान्यता ये है कि जिस पब्लिक के बीच में आप रह रहे हैं, जिस पब्लिक के बीच में आप काम कर रहे हैं, जो पब्लिक आपको चुनाव जिताती है, हराती जो भी है, लेकिन सम्मान भी देती है, जिताती भी है, उस पब्लिक के बीच में डरना किस बात से है? सही बात। जो लोग तामझाम लेके चलते हैं, +Z, प्लस फलाने, अरे आप अपनी पब्लिक से डर रहे हैं, मतलब आपने कुकर्म किए हैं। यदि आपने अपने राजनीतिक जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, कोई बहुत छोटे मोटे काम तो छोड़ दीजिए कि हमने आपका काम नहीं किया, आप नाराज हो गए, आपकी बात हमने नहीं सुनी, आप नाराज हो गए, आपको जो उम्मीद थी वो हमने पूरा नहीं किया, आप नाराज हो गए। नाराजगी तो दूर की जा सकती है, लेकिन दुश्मनी दूर नहीं की जा सकती। इसलिए राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में
कभी दुश्मनी नहीं पालना चाहिए। हमारे पिताजी का भी सिद्धांत था कि राजनीति में उनने राजनीतिक प्रतिद्वंदता की, हमने भी अपने सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में राजनीतिक प्रतिद्वंदता की, राजनीतिक दुश्मनी नहीं की। और इसलिए हम निर्भीक और निडर तरीके से, आज भी आप हमको 12 बजे 2 बजे कहीं भी चलने के लिए कह दें, अभी तो एमएलए बन गया तो शैडो मिल गया, शैडो नहीं था तो नहीं रहते थे, और आज भी हम कह देते हैं कि मत जाओ, नहीं वो उनको काम है नहीं चलो, हम अकेले चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे साथ बहुत बंदूक वाले हों, कोई भी ना हो, एक साथ ही हो हमारा। पीएसओ तो होंगे ना, आप तो पीएसओ मिले होंगे। नहीं तो हम मतलब वो नहीं रहता, चल देते हैं हम। चलिए अब जो अपना इंटरव्यू है उसको समापन की ओर ले जाते हैं। चलिए साहब, बड़ा अच्छा लगा बात करके। तो ये थे हमारे साथ राजन भारती जी। मैं आपके साथ सूर्या, ऐसी और भी लोग जो है हमारे पॉडकास्ट में आएंगे। देखते रहिए द कलयुग। नमस्कार।